दोनों ही प्रोफेशंस बहुत डिफरेंट हैं। एक पुलिस वाली होना और मेकअप आर्टिस्ट, मतलब जमीन आसमान का फर्क बोल सकते। बट मुझे नहीं पता ये कैसे पॉसिबल हुआ। मतलब मेकअप ऐसा चीज लगती है मुझे कि लाइक हम जितना मर्जी वो कर ले, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। कोई 25,000, 30,000, 40,000, ये आपका सबसे अच्छा डिसीजन रहा। मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें पता है स्किन केयर के बारे में, मेकअप के बारे में, तो मुझे लोगों से शेयर करना चाहिए। तो मैंने 2 साल लगे मुझे सोचते सोचते, और मैं इंजीनियर थी, मैंने बीटेक की थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। Me too। हम कभी अपनी फील्ड में नहीं जाते पर तो देखो, ट्रोलिंग किस में सबसे ज्यादा फेस करते हो? बिकॉज देखो, अब आपके दो प्रोफेशन है, उन दोनों चीजों को आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे लेकर आ रहे हो। कि ये जो ट्रोलर्स होते हैं ना, कि आपकी एंगेजमेंट ही बढ़ाते हैं, मजा आता है, वायरल कर देते हो तुम लोग हमारी वीडियोस को। यस। सो अगर आपको किसी सेलिब्रिटी का मेकअप करने का मौका मिलता है तो who will be that? वो होगी उर्वशी रौटेला। पुलिस का एक सक्सेसफुल यू कैन से काम होना और एक स्ट्रेसफुल चीजें भी एक पॉइंट तक आना, yes. और साथ में मेकअप आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी, तो दोनों चीजों को बैलेंस करके कैसे चलते हो आप? कई बार तो मैं सच में बताऊं, स्विच करना पड़ता है मूड एकदम से। आप मेरा सीखा हुआ मेकअप, जो मैंने सिर्फ 3 दिन की क्लासेस और प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस जब मैं कर सकती हूँ, जॉब मैं कर सकती हूँ, तो जो बाकी लड़कियां जॉब कर रही हैं, बाकी जो जॉब भी नहीं कर रही है, जो अपने घर पे हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, वो क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल। उन्हें क्यों इतनी ज़रूरत है बाहर जाके इतना पैसा खर्च करने की, वो जब खुद कर सकती है। सबसे बड़ा कॉमन साइबर फ्रॉड क्या रहता है पुलिस केस में, और आपने क्या देखा है? डेली के हिसाब से आते हैं, इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं कि लोगों के अकाउंट से पैसा। तो आपको कैसे पता चलता है? आप मैंने एक प्रोडक्ट बाय किया और उस कंपनी की तरफ से मुझे फ़ोन आता है कि आपको हम 5 लाख रुपए गिफ्ट दे रहे हैं। हमने कुछ लोगों को चुना है, जैसे आप हिमाचल से हो, हर स्टेट से हमने एक लोगों को चुना है। उनको ये भी पता है आपका सब कुछ? उनके पास मेरा फ़ोन नंबर और एड्रेस भी है। क्यों लोग अवेयर नहीं है, मुझे ये समझ नहीं आता। मुझे हर 4-5वें दिन एक फ्रॉड कॉल आती है मुझे। अगर आपको लगता है लोग आपको जाने, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ मेकअप आर्टिस्ट या एज अ पुलिस वुमेन, किस नेम से जाने? बट रिजल्ट्स कई बार ब्यूटीफुल होते हैं। ऐसा ही हुआ मेरे साथ। जस्ट वांटेड टू अप्लाई काजल और ये ब्यूटीफुल आई मेकअप हो गया। अप्लाई काजल एंड ब्लेंडेड विद लाइट है। को ज्यादा फैलाना नहीं है रायते की तरह। एक लाइट ब्राउन आई शेडो के साथ बस जहाँ ब्लैक खत्म हो जाए उसके ऊपर इसको हल्के से ब्लेंड करना है। हेलो रुचि मैम, थैंक यू सो मच आप हमारे पॉडकास्ट में आए हो। पहले तो वेलकम। एंड सबसे बड़ी बात ये कि इतने टफ लाइक शेड्यूल में हर एक अपने लाइफ में बहुत बिजी होता है, हमारे टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो ग्लैड। थैंक यू सो मच। सो मैम, आपके दो प्रोफेशन है ना? यस। सो पुलिस वाली होना और मेकअप आर्टिस्ट होना, हाउ इट कैन बी पॉसिबल फॉर यू? एक्चुअली दोनों ही प्रोफेशंस बहुत डिफरेंट हैं। एक पुलिस वाली होना और मेकअप आर्टिस्ट, मतलब जमीन आसमान का फर्क बोल सकते। बट मुझे नहीं पता ये कैसे पॉसिबल हुआ। जस्ट मैंने अपनी शादी के लिए मेकअप सीखा था। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी मेकअप के लिए, और वो मैंने सोचा था अपनी रिसेप्शन का मेकअप मैं खुद करूंगी, थोड़ा पैसे बचाने के लिए। करेक्ट भाई, होता है सही में। बहुत ऐसा लगता है, मतलब मेकअप ऐसा चीज लगती है मुझे कि लाइक हम जितना मर्जी वो कर ले, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। कोई 25,000, 30,000, 40,000, ये आपका सबसे अच्छा डिसीजन रहा। यस, बिकॉज शादी में भी ऐसे ही हुआ था। मेरा ब्राइडल मेकअप था, मुझे बहुत कॉस्टली, मतलब जो मेकअप आर्टिस्ट मुझे पसंद आ रहे थे बहुत कॉस्टली, और मतलब मेरी किस्मत थी कि मुझे कोई एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट मिल गया और मेरा बजट में मेकअप हो गया। तो मैंने सोचा कि अब मेरा इनसे मेकअप सस्ते में हो रहा है, ओके ब्राइडल मेकअप, तो मैं इन्हीं से मेकअप सीख लेती हूँ अपने रिसेप्शन के लिए, क्योंकि मुझे उनका मेकअप बहुत पसंद था। तो मैंने उनसे ऑनलाइन क्लासेस ली और मैं मेकअप करके उनको भेजती थी, और डेली ऐसे मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। मैं ड्यूटी से आती थी, कभी फ्री होती थी, मैं बीच में मेकअप करके उनको भेज देती थी, और वो इतनी तारीफ करते थे। मैंने सोचा यार मैं मेकअप कर सकती हूँ, तो मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया धीरे धीरे, और मेरा इंटरेस्ट इतना बढ़ गया। और मैंने 2 साल लगाए ये सोचने में कि मैं इसको सोशल मीडिया पे डालूं, क्योंकि मेरी मतलब जब मैम मेरी तारीफ करते थे, जो मेरे मेंटोर है, मुझे बताते थे, तो मुझे लगता था कि नहीं, मतलब जब ये मुझे बता रहे हैं और मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें पता है स्किन केयर के बारे में, मेकअप के बारे में, तो मुझे लोगों से शेयर करना चाहिए। तो मैंने 2 साल लगे मुझे सोचते सोचते, और मैंने
पोस्ट कर दिया एक दिन, और वो पोस्ट करते 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 बस मैं आ गई मेकअप की दुनिया में। तो वो कितने टाइम पहले किया था आपने? मैंने 2021 में स्टार्ट किया था मेकअप सीखना अपना, और 2023 में मैंने आई थिंक सितंबर एंड में मैंने अपना फर्स्ट पोस्ट किया था इन इंस्टाग्राम। यस। अरे वाह, तो आपको क्या था, एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि यार मैं पोस्ट तो कर रही हूँ, ऐसे क्रेज था कि यार नहीं अगर मैं वायरल नहीं हुई तो क्या होगा? सो कैसा लगा था और किस तरह की आपने वो जर्नी को फेस किया था आपने? हाँ, मतलब पहले मुझे ऐसा डर नहीं था कि मैं वायरल हुई, नहीं कुछ भी नहीं था मुझे ऐसा था कि मुझे अपनी चीज अपनी बात, क्योंकि मेरे पास दो डिफरेंट चीजें हैं, एक पुलिस है ना और मेकअप आर्टिस्ट, तो ये बहुत डिफरेंट चीजें हैं। और मेरे को ऐसा लगा कि ये चीज लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि जब ये चीज मैं कर पा रही हूँ तो घर में जो लेडीज बैठी हैं वो मेकअप पे इतना पैसा खर्च करती है, स्किन केयर पे इतना पैसा खर्च करती है, बाहर जाती हैं तो मेकअप करवाने के लिए, तो उनको मतलब छोटी छोटी, जैसे मैंने सीखा ऑनलाइन ही मैंने सीख लिया, तो वो भी सीख सकती है। अच्छा, आपने ऑनलाइन सीखा है? मैंने ऑनलाइन सीखा था, बाद में मैंने एक अभी कोर्स किया, बट पहले जब मेरी शादी से भी पहले मैंने अभी 2024 में मैंने प्रोफेशनली मेकअप सीखा। अच्छा। बट उससे पहले मैं पोस्ट भी जो कर रही थी वो सिर्फ मेरा सीखा हुआ मेकअप, जो मैंने सिर्फ 3 दिन की क्लासेस और प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस जब मैं कर सकती हूँ, जॉब मैं कर सकती हूँ, तो जो बाकी लड़कियां जॉब कर रही हैं, बाकी जो जॉब भी नहीं कर रही है, जो अपने घर पे हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, वो क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल। उन्हें क्यों इतनी जरूरत है बाहर जाके इतना पैसा खर्च करने की? वो जब खुद कर सकती है, जब मैंने खुद से किया जॉब होने के बाद भी, तो मुझे लगा कि मुझे अपना ये जो चीज है लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो मैंने पोस्ट कर दिया और वायरल तो धीरे धीरे हो ही गई, क्योंकि हाँ। बट यार देखो, लोगों को ना आपके मेकअप से तो क्रेज है जो आप करते हो, बट आपकी प्रोफाइल से बहुत क्रेज है कि यार एक पुलिस विमेन प्लस मेकअप आर्टिस्ट होना, ये कैसे पॉसिबल है? सो चलो मेकअप तो आपने करना शुरू कर दिया, बट आपकी पुलिस की जर्नी कब से स्टार्ट हुई और फिर आपने एकदम मेकअप का कैसे सोचा? वो तो चलो आपने बता दिया, बट पुलिस की जर्नी का थोड़ा मुझे बताओ क्या रहा। एक्चुअली मेरे साथ लाइफ में ना हमेशा अनएक्सपेक्टेड सी चीजें हुई है। मैं इंजीनियर थी, मैंने बीटेक की थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। Me too। हम कभी अपनी फील्ड में नहीं जाते, पर यस, इंजीनियर है ना, तो बोलते हैं इंजीनियर जुगाड़ू होते हैं, है ना, बहुत। यस। तो मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही थी, और वो जॉब करते 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 मैं इतनी दुखी हो गई, मतलब सीरियसली, जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनको हैट्स ऑफ, सीरियसली। तो मैं रोती थी फोन पे, मम्मी मुझे वापस आना है, मम्मी बोलते आजा। फिर मैं सोचती थी नहीं यार, मैं ऐसे वापस नहीं जा सकती, मेरी फैमिली है मेरे पास, मुझे कमाना है, मुझे बहुत शौक था कि मैं कमाऊं पैसा, खुद इंडिपेंडेंट बनूं, हमेशा से मुझे ऐसे था। तो मैं जॉब करती थी। देन उसके बाद मम्मी ने बोला कि नहीं इतनी दूर है, तू आ जा। पुलिस की भर्ती के फॉर्म निकले थे 2015 में, मैं जॉब कर रही थी। तो क्या हुआ, मम्मी ने बोला मुझे कि फॉर्म भर दे। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं बचपन से लेकर ना स्पोर्ट्स में हूँ, ना मैंने कुछ मतलब ऐसा, हमारे घर पे पशु भी नहीं थे। अच्छा, हाँ, मतलब मेरे मम्मी जॉब करते थे, तो कहाँ मतलब पशु वगैरह खेत में भी काम नहीं, तो थोड़ा फिजिकल वर्क भी नहीं था मेरा, है ना। स्पोर्ट्स में भी मम्मी ने नहीं जाने दिया मुझे, मैं जाना चाहती थी कबड्डी में, बट नहीं जाने दिया। तो मैं इसमें भी नहीं थी, फिजिकल एक्टिविटीज भी इतनी नहीं थी मेरी, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। और मुझे बहुत लोगों ने डिमोटिवेट किया, तू नहीं कर पाएगी, तू तो कहाँ कर पाएगी। तो मैं वो हो गई थी डिमोटिवेट कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं ये प्राइवेट जॉब ही करती हूँ जहाँ पे मैं खुश नहीं हूँ। तो क्या हुआ कि 2016 में फिर से भर्ती आई पुलिस की। तो आई थिंक 12th लास्ट डेट थी, और 10th या 11th को मैंने फॉर्म फिल किया, और उसको पोस्ट करना होता है था उस टाइम, अब तो डिफरेंट है। तो पोस्ट नहीं किया, मेरे मम्मी खुद गए एसपी ऑफिस में, वो फॉर्म जमा करवाए मेरी मम्मी ने। अच्छा। हाँ, लास्ट डेट पे जमा करवाए। अरे। और मैं ऐसे करके थोड़े टाइम बाद मैं जॉब भी करी थी साथ में। तो जो एग्जाम्स होते थे ना, अभी भी होते हैं शायद, मतलब मैं इतना ध्यान नहीं देती, संडेज को होते हैं ना, जो भी सरकारी जॉब वाले, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले होते हैं एग्जाम, वो संडेज को होते हैं। तो मैं सैटरडे को शाम को 6:30 बजे ड्यूटी से फ्री होके आती थी डेराबस्सी से, हिमाचल, सोलन। डेराबस्सी? यस, डेराबस्सी से, यस। और मैं सोलन जाती थी, मैं रात को लेट पहुंचती थी, देन सुबह जल्दी से 5-6 बजे उठ के मैं पेपर देने जाती थी, मतलब जो भी हमारे टेस्ट जो भी चलते हैं। तो सबसे पहले होता है ग्राउंड, है ना। तो ग्राउंड का मतलब ऐसा था, मतलब क्लियर नहीं होगा इससे, मेरी मम्मी को भी था एक होप थी, मुझे नहीं पता वो क्या था। वो बोलते हैं ना कि शायद होना होता है कुछ चीज तो हो जाती है।
तो वो होप थी, मेरे को भी खुद पे बिलीव नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगी। मैंने जस्ट थोड़ी प्रैक्टिस की थी, मैंने लॉन्ग जंप हाई जंप की प्रैक्टिस की थी, ऐसा नहीं मैं बोलूंगी मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मैं सुबह शाम प्रैक्टिस करती थी। और ऐसा नहीं कि बिना प्रैक्टिस किए कोई चीज हो जाती है, नहीं, प्रैक्टिस मैंने की। तो मैं प्रैक्टिस कर रही थी, देन सैटरडे आया, निकली मैं, संडे को हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन था। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हुए और हाइट मैं निकल गई, मैं अच्छी हाइट है, ठीक है चले जाओ। एंड देन उसके बाद हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट हुई। तो उसके बाद लॉन्ग जंप आया सबसे पहले। तो लॉन्ग जंप में क्या हुआ, मैंने शूज पहन के लॉन्ग जंप, 3 ट्रायल्स होते हैं। तो फर्स्ट ट्रायल में मैंने शूज पहन के लॉन्ग जंप किया, वो जस्ट थोड़ा सा रह गया लाइन से। तो हाँ, तो मुझे लगा मैं डिमोटिवेट होगी कि नहीं अब तो गई भाई। तो सर ने बोला बेटा ऐसा करो आप शूज उतार दो, वहां एक सर थे, बेटा आप शूज उतार दो फिर ट्राई करो आप। और मैंने शूज उतारे और मैंने मतलब एक बार फिर से जंप किया और वो हो गया। तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट हो गया, मतलब तो मैं ना सोचा कि अब तो कर लूंगी, अब तो हो जाएगा। देन उसके बाद होता है हाई जंप। हाई जंप में मैं ही फर्स्ट नंबर पे थी और जस्ट गई और हाई जंप फर्स्ट टाइम में ही करता, सब लोग क्लैपिंग कर रहे हैं और मैं इतनी खुश कि ओ सब मेरी तारीफ करे। तब तो फिर अब तो मेरा कॉन्फिडेंस मतलब नेक्स्ट लेवल हो गया था। तो फिर उसके बाद रनिंग होती है, रनिंग में बहुत सारे थे, हम दौड़े और लास्ट में मुझे याद आया कि मेरे से पहले 3-4 लड़कियां हैं अभी करने, 3-4 क्या आई थिंक ज्यादा थी, 5-6 लड़कियां थी जो मेरे से आगे भाग रही थी। शायद वो लास्ट चक्कर था, मैंने इतनी जान लगाई, मुझे नहीं पता वो कहाँ से एनर्जी मेरे में आई, मैं इतनी भागी, मैं आई थिंक 2nd या 3rd आई थी, मुझे इतना याद है। और जैसे मैंने वो लाइन क्रॉस की ना, वहां पे एक गद्दा था पड़ा हुआ, मैं लेट गई उस पे कि अब तो सांस नहीं आ रहा है, सांस लेना मुश्किल हो गया। तो मुझे नहीं पता था मेरा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। उतने में एक सर आए, मैं क्या सर हो गया? बोलते हाँ जी बेटा हो गया, आपको लेटर आ जाएगा घर पे। मतलब हो गया? हाँ बेटा क्लियर हो गया। मैं क्या हो गया? तो मैं बाहर गई तो मम्मी ना मेरे साथ जाते थे हर एग्जाम के लिए। मम्मी को ऐसा लगता था कहीं मैं बंक ना मार लूं, मतलब मम्मी को ऐसा था कि इसको वही जॉब करनी होगी, तो इसको ये मन नहीं है, ये तो जस्ट मेरे लिए कर रही है जबरदस्ती। तो पर ऐसा कुछ नहीं था। बट मम्मी को ऐसा लगता था। हाँ, तो मैं बाहर गई, मैंने मम्मी को बोला हो गया, मम्मी को लगा नहीं हुआ, हो गया क्लियर हो गया। हाँ क्लियर हो गया और क्लियर हो गया। फिर मुझे उम्मीद थी क्योंकि मैं रिटर्न मैं निकाल लूंगी अच्छे से, क्योंकि मैंने पहले 1-2 टेस्ट दे रखे थे, उसमें 1-2 टेस्ट मैंने क्लियर किए थे। तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी, मैं सुबह शाम पढ़ूंगी, करंट अफेयर्स वगैरह प्रैक्टिस करूंगी तो हो जाएगा। तो मैं बस सुबह शाम थोड़ा बहुत पढ़ती थी। बट हाँ, एग्जाम से 8-10 दिन पहले पता नहीं मैं क्यों थोड़ा सा डिमोटिवेट हुई, मैंने ना 8-10 दिन पहले ना थोड़ा सा पढ़ना कम कर दिया, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो बट हाँ मैं कर रही थी प्रैक्टिस। देन फिर से सैटरडे आया, संडे को ही था वो एग्जाम भी। मैं घर गई वापस, मैंने अपना जो एग्जाम है वो दिया एंड देन रिजल्ट आया। मैं ऑफिस में बैठी हुई थी और मम्मी का फोन आया कि क्लियर हो गया। और हाँ, और मेरी कैटेगरी यस क्लियर हो गया मेरा। और जैसे कोटा होते हैं अलग अलग ना, तो मैं बीपीएल कोटा में थी क्योंकि मेरे फादर नहीं थे, तो मुझे बीपीएल कोटा मिला हुआ था। और हमारे डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ 2 सीट्स थी और मैं 2nd नंबर पे थी। और मुझे लगा नहीं अब तो हो जाएगा। और फिर हमारा पर्सनल हुआ, देन उसके बाद मेडिकल, और मैं चली गई डिपार्टमेंट में। अरे वेरी नाइस। ये तो मतलब आई थिंक आपके साथ लक बहुत अच्छा काम किया है। yes. क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे, बिकॉज एज आई एम एस्ट्रोलॉजर, तो मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं, मैम एक बार अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ। सो टचवुड भगवान आपके साथ है। भगवान उस टाइम मेरे साथ थे, बिकॉज मेरे ही साथ के इवन मेरा कजन, उसका 2nd और 3rd अटेम्प्ट था, नहीं हुआ, वो 2-3 नंबर से रह गया। तो मैं बोलती हूँ कि शायद भगवान की कृपा मुझ पे थी कि और शायद मतलब ऐसा नहीं बोल सकती कि कृपा ही थी, मेरी मेहनत भी थी, मेरी पॉजिटिविटी भी मेरे साथ थी कि नहीं मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। तो मैंने वो क्लियर कर लिया और एकदम डिफरेंट ही ब्लास्ट करके निकले। सो वो बोलता है ना, जब लाइफ में चेंज आता है तो फिर अब तो देखो कितना चेंज आ गया है। 2021 के बाद तो फिर धड़ाधड़ चल रहे हो आप। लाइक वेरी नाइस, मतलब बहुत इंस्पायरिंग चीज है ये। जो लोग बहुत जल्दी डिमोटिवेट होते हैं उनको तो भाई पता चलना चाहिए, जब कोई 2 प्रोफेशन संभाल रहा है तो आपका एक भी हो जाएगा। सबर रखो बस। सो देखो, ट्रोलिंग किसमें सबसे ज्यादा फेस करते हो? बिकॉज देखो अब आपके 2 प्रोफेशन है, उन दोनों चीजों को आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे लेकर आ रहे हो। कभी रिलेटिव हो गए, कुछ हो गए, फ्रेंड्स या ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो हाउ यू मैनेज द ट्रोलिंग? अब मेरे 2 प्रोफेशन है तो मेरी ट्रोलिंग भी डबल होती है।
हाँ वही बोल रही हूँ। ट्रोलिंग में मेरे पास डबल ट्रोल्स आते हैं कि पुलिस वाली मेकअप कर रही है ना, या फिर ये मेकअप करके ड्यूटी जा रही है। क्यों नहीं हो सकता? अब ट्रोलर्स का क्या है ना, ट्रोलर्स आते हैं आपके अकाउंट पे, मेरे हिसाब से जितना मैंने फेस किया, कई बार तो क्या होता है मूड स्विंग्स चल रहे थे, आपको पता है, तो मैं अच्छे से जवाब दे देती हूँ, कई बार मैं इग्नोर करती हूँ। बट अब मैंने टाइम के साथ साथ, जब मेरे 1-1.5 साल मुझे हो चुका है कंटेंट बनाते बनाते सोशल मीडिया पे, कि ये जो ट्रोलर्स होते हैं ना, ये आपकी एंगेजमेंट ही बढ़ाते हैं, मजा आता है। हाँ, वायरल कर देते तुम लोग हमारी वीडियोस को। यस कि आपने कुछ एक चीज इनके हिसाब से जो इनको पसंद नहीं आई। एक्चुअली क्या होता है ना, ट्रोलर्स का कोई चीज उनको पसंद नहीं थी, क्योंकि उनके लाइफ के हिसाब से पूरी दुनिया उनके हिसाब से चलनी चाहिए। बिल्कुल। बट उनका ऐसा कि अगर कोई उनके हिसाब से डिफरेंट हो गया तो वो उनको पसंद नहीं आता है, ठीक है। तो बट मैंने ट्रोलर्स का ये देखा कि आइए एंगेजमेंट बढ़ाइए, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पुलिस में हूँ, मैं इतनी पक्की बन चुकी हूँ अंदर से ना, कि पता है आपको पुलिस को कितनी सारी चीजें बोलते हैं, है ना, मेकअप आर्टिस्ट को कितनी चीजें बोलते हैं, तो मेरे पास तो डबल एक्सपीरियंस। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कुछ बोलते हैं, आइए एंगेजमेंट बढ़ाइए, नो प्रॉब्लम, और हमारे को ऊपर पहुंचा दीजिए, हमारे को ऊपर पहुंचा दीजिए। करेक्ट। ये अच्छी बात है, वैसे आपने बहुत सी चीज बोली है। अब तो इसी मोटिवेशन से हर एक इन्फ्लुएंसर को या जो भी कंटेंट क्रिएट करता है उसको, मैं भी बहुत पहले होता था, मुझे लोग बोलते थे हाय देखो किसी वीडियो बना रही है, ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है। अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अच्छा आओ जल्दी आओ हमारे पास, जहाँ छुप के बैठे हो। वही टाइम आपको सब सिखा देता है, टाइम के साथ ही ये चीजें आती है। अगर इन फ्यूचर अगर आपको लगता है लोग आपको जाने, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ मेकअप आर्टिस्ट या एज अ पुलिस विमेन, किस नेम से जान? मैं चाहती हूँ अगर लोग मुझे जाने तो मुझे जाने पुलिस वाली मेकअप आर्टिस्ट। yes. क्या बात है। मैं हमेशा एक पुलिस वाली मेकअप आर्टिस्ट रहना चाहती हूँ। मैं हमेशा अपने साथ 2 टैग लेके चला जाती हूँ कि जब मैं 2 चीजें कर सकती हूँ तो मैं उसका क्रेडिट लूंगी। करेक्ट। मैं जॉब कर, मुझे ना कई लोग बोलते हैं कि आप अपना पुलिस वर्ड क्यों यूज करते हैं, है ना, कई लोग ट्रोलिंग करते हैं तो बोलते हैं आप हमेशा ये पुलिस क्यों करते। मैं पुलिस इसलिए करती हूँ क्योंकि वो मैंने अर्न किया है, वो मेरी मेहनत है। तो मेरे पास वो बैज है, मेरे पास वो, मैं क्रेडिट ले सकती हूँ उसका खुलेआम, उसका मुझे कोई शर्म नहीं है कि, तो मैं हमेशा पुलिस वाली मेकअप आर्टिस्ट के नाम से। और हमारा खुद का है भाई, तुम्हारे से तो लिया नहीं हमने वो टैग, हमने खुद कमाया है तो हम दोनों ही लेंगे। यस। सो पुलिस का एक सक्सेसफुल यू कैन से काम होना और एक स्ट्रेसफुल चीजें भी एक पॉइंट तक आना, तो और साथ में मेकअप आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी, तो दोनों चीजों को बैलेंस करके कैसे चलते हो? कई बार तो मैं सच में बताऊं, स्विच करना पड़ता है मूड एकदम से। आप ऑफिस में इतना शोर शराबा देख के आ रहे हो, इतनी ऐसी चीजें देख के आ रहे हो, है ना, क्योंकि आपकी प्रोफेशन ऐसा है, आपको रोज लड़ाई झगड़ा देखना, आपको रोज क्राइम देखना, आपको रोज ऐसी चीजें देखनी है। बट आप मेकअप में, मैं वैसे सैड होके नहीं बैठ सकती, है ना। लोग मुझसे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट है, ओके, सब कुछ हंस के बताएगी, खुश होके बताएगी। और मेरा तो पेज ही ऐसा है कि मैं हमेशा, थोड़ा ह्यूमर रहता है मेरे कंटेंट में हमेशा ही, तो मैं हमेशा कई बार अपना मूड स्विच करती हूँ कि नो, मुझे ये करना है, तो मैं वहां पे अपना मूड स्विच कर देती हूँ। कई बार जैसे मूड ऑफ होता है, खुद रो भी रहे होते हैं, ओके नहीं, अपना कंटेंट शूट करना है, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी वो है। ओके, अच्छा कंटेंट शूट करके ड्यूटी चली गई, अच्छा कंटेंट को अब घर पे छोड़ गई हूँ, मुझे वो साथ में लेके नहीं जाना है, ठीक है। अब मैं ड्यूटी पे, मेरा कुछ और, मेरा बिहेवियर वहां कुछ और होता है, मैं वहां पे लोगों से वैसे डील नहीं कर सकती जैसे मैं घर पे करती हूँ या फिर अपने सोशल मीडिया पे करती हूँ, नहीं, वहां पे मेरा डिफरेंट है, तो वो स्विच। तो घर का काम कैसे बैलेंस करते हो फिर साथ साथ? घर का काम बाय गॉड ग्रेस मुझे बहुत ही अच्छी फैमिली मिली है और so sweet. बहुत अच्छे हस्बैंड मिले हैं। कई बार मुझसे नहीं होता है काम, मैं हस्बैंड को बोलती हूँ प्लीज खाना बना लो, है ना, और कुछ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मेरे हस्बैंड मतलब कभी ऐसा नहीं है कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा, मैं मेल हूँ, मेरा ये काम नहीं है। मेरे हस्बैंड हमेशा, मतलब जो मैं जैसे बोलती हूँ कि प्लीज ये कर दो, वो कर देते हैं। और तभी विमेन मुझे लगता है सक्सेस हो पाती है, पीछे उसके हस्बैंड ही खड़ा रहता है। यस, हमेशा हस्बैंड हमेशा मेरे साथ जाते हैं, हर इवेंट में मेरे साथ जाते हैं, हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मतलब जब मतलब ये बोल सकते हैं कि शादी से पहले शायद मेरे माइंड में ये दूर तक भी नहीं था कि मैं कुछ, पर जब शादी के बाद मुझे मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मिला, मेरी फैमिली का सपोर्ट मिला, तो उसके बाद मेरा हो गया कि नहीं मैं कर सकती हूँ, क्योंकि एक सपोर्ट है मेरे पास। फिर नहीं तो मुझे मतलब एक होता है कि अच्छा यार अभी खाना बनाना है, बर्तन झाड़ू करना है, पोछा करना है, फिर जब तक थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा कि थोड़ा सा मैं करती हूँ, थोड़ा सा आप कर दो, थोड़ा सा यहाँ पे मैं कर रही हूँ, थोड़ा सा आप कर दो, तो फिर वो सपोर्ट मिला, तो फिर
मैं निकल गई, हाँ, अपनी राह पे निकल गई। बट ये बहुत अच्छी चीज है यार, हर किसी को सीखना चाहिए भाई, ऐसे बनो, स्पेशली जो टॉक्सिक हस्बैंड होते हैं भाई, हम तो बर्तन से आदि लगाते, झाड़ू जल्द दूर भाग होते हैं कि, और हम जैसे मैं हिमाचल से हूँ, आप हिमाचल से, हमारे यहाँ पे मतलब मैक्सिमम लड़कों की मेंटालिटी इस तरह की होती है कि वो नहीं कर सकते, और टिपिकल जो सास होती है उनकी भी यही होती है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग, आपका ओपिनियन आप बताइए कि मतलब आपको क्या लगता है, कि आपने देखा होगा नियर बाय, आपको लगता है कि आप जैसे हस्बैंड हर किसी के होंगे? नहीं, मतलब क्या है ना, ये सारा परवरिश पे डिपेंड करता है। हाँ, करेक्ट। मेरे फैमिली में जितना भी मैंने देखा, मेरे जो फादर इन लॉ है, मेरे जो देवर हैं, मतलब कभी अगर घर पे कभी ऐसा झाड़ू मारने को होगा, वो उठा के झाड़ू मार देंगे, है ना, क्योंकि उनको पता है कि विमेन ही सब कुछ नहीं कर सकती। अब मेरी सास है, मेरा जो गांव है, घर है, हमारे पास 7-8 पशु है, तो जो मेरे इन लॉ, हाँ, आपने तो उस पे तो करा ही नहीं था काम, आप बताते हो कि लाइक यस, मैंने बिल्कुल नहीं किया था। और मैं अभी भी मतलब मैं कई बार बोलती हूँ कि अच्छा मुझे शूट करना है, मैं अपनी सास को आमा जी बोलती हूँ, आमा जी मुझे शूट करना है, मैं अभी खेत नहीं जा सकती क्योंकि हमारे बहुत सारे लहसुन लगते हैं, बहुत बड़ा सीजन लगता है, बहुत काम करते हैं, मतलब आपको पता है सिरमौरी जो होते हैं बहुत मेहनती होते हैं। तो मैंने सच में अब खुद में, मैं सिरमौर से नहीं हूँ, मैं सोलन से हूँ, पर शादी सिरमौर में हुई है। मेरे सास ससुर इतना काम करते हैं, बहुत, मतलब मैं उनको देख के हैरान होती हूँ कि इस उम्र में भी ये इतना काम करे। इवन मेरे जो ससुर, जो फादर इन लॉ के जो बड़े भाई हैं, जो मेरे ताया जी हैं, ताया ससुर जी, हाँ, इवन जो मेरे ताया जी है वो 80 की एज है, और वो इतना किल्टा जानते होंगे, हिमाचल में सबको पता है किल्टा क्या होता है, गोबर से भरा हुआ, वो आई थिंक 40-50 केजीज का होता है, फुल भर के। वो अभी तक रोज सुबह शाम खेत लेके जाते हो, 80 एज है उनकी, तो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। तो वही हार्ड वर्क, और वही अब मेरे जो फादर इन लॉ है और मेरी फैमिली में सभी देखते हैं कि अगर मेरी सास बाहर काम कर रहे हैं तो मेरे फादर इन लॉ घर पे बहुत सारी चीजें देखते हैं। अगर बेशक खाना आमा जी मेरी जो सासू माँ है वो बना रहे हैं, पर अच्छा ठीक है, अभी झाड़ू लगाने के लिए अच्छा ये काम है, ये मैं कर देता हूँ। तो बहुत सारी चीजों में ना ऐसे, तो वो परवरिश से ही आता है, डिपेंड। तो मेरे देवर, कई बार क्या होता है, मैं रात को लेट पहुंच रही हूँ, नहीं उठ पा रही हूँ, तो मेरा देवर अगर घर पे है तो वो झाड़ू मार देंगे। मेरे हस्बैंड कई बार फ्री हैं, संडे हैं, पोछा कर देंगे, बर्तन कर देंगे, कपड़े कर देंगे। तो हाँ, क्योंकि हम घर पे जितने, मतलब हम मैं, मेरा हस्बैंड, मेरा देवर और देवरानी, हम चारों जॉब करते हैं, हम साथ में रहते हैं और चारों जॉब करते हैं, और सबने अपना अपना काम संभाला हुआ है। तो ऐसे की जॉइंट फैमिली है। हाँ जी, अरे वेरी नाइस, यस। तो हम बस अपना अपना काम संभालते, थोड़ा बहुत देख लेते, अच्छा ठीक है इसका नहीं हुआ तो इसका कर देते। तो ऐसे करके वो सपोर्ट फिर सबकी तरफ से वो तभी पॉसिबल हो पाता है, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है चीजें। क्योंकि मैं बोल रही हूँ, साथ में सोशल मीडिया संभालना और इजी नहीं है। सोशल, मतलब यूट्यूब भी संभालो, फेसबुक भी संभाल रहे हो, इंस्टाग्राम संभाल रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, साथ में स्क्रिप्ट भी सोच रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, अब मेरा तो स्क्रिप्ट वाला काम भी, मैं तो स्क्रिप्ट बनाती हूँ, अलग से शूट करती हूँ, स्क्रिप्ट, एडिटिंग, फिर उसमें ऐड, बहुत काम है। तो अगर मेरी फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो मुझे नहीं लगता शायद मैं कर पाती। वेरी नाइस, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपकी इन बातों को सुन के मुझसे भी एक चीज याद आ गई। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं ना बहुत डर गई थी कि यार है ना, गांव में शादी हुई है, मतलब मैं पहले बाहर ही पड़ी हूँ, मतलब मैं कभी गांव में रही नहीं, बड़ी डर लगता था मुझे। मैं पता नहीं कैसी लाइफ होगी, पहले तो सिग्नल नहीं वहां पे, फिर मेरे है ना वहां पे ऐसे लगता था, मेरी मम्मी ने सिखाया था सारा काम करना पड़ता है, जितने कुछ नहीं किया मैंने नाक मत कटाई हो, तो मुझे बहुत डर लगता था। मैं कहा पता नहीं मैं क्या करूंगी। सो जब जब मैं ससुराल आई, मेरे हस्बैंड चंडीगढ़ आ गए थे और मैं वहीं पे थी कुछ टाइम के लिए। गाँव में माहौल ऐसा होता है कि भाई इतना जल्दी नहीं जाना, पति देव के साथ थोड़ा रुक के जाओ। सो माय फादर इन लॉ वाज लाइक, वो खाना बना रहे, आटा गूंद दे रहे, मैं सुबह उठती थी तो वो आटा गूंद के और खाना बना के रखते थे। मुझे इतनी हंसी आती थी, मैंने कहा क्या हो रहा है, कभी डर भी लगता था। तो फिर मैंने उनको एक दिन बोला, मैं कहा प्लीज मत करो, मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसे कि आप करते हो। तो ही इज लाइक कि बेटा तेरे नाम पे टैग लिखा है कि घर का सारा काम हिमानी ही करने वाली है। फिर मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा यार एक संतुष्टि मिल गई। और अब हमारा ऐसा हो रखा है कि उनको पता है मैं 2-2 बजे तक जग के काम करती हूँ। तो जब वो यहाँ पे आते हैं हमारे पास चंडीगढ़, तब भी वो खाना कई बार बना के रख देते, कई बार वो भी बेचारे हमारी तरह 2 बजे सोते तो लेट उठते हैं। तो मैं कई बार 7-8 बजे आराम से उठती हूँ और तब तक मैं देखती हूँ मम्मी जी ने सब्जी बना दी है, आटा गूंद के पापा जी ने रख दिया है। So I am also blessed for that. Thank you, आपकी तरह ही। God bless you.
So, अच्छा लगा मुझे ये चीजें सुनकर, मैंने सोचा मैं भी शेयर करूं, मेरे को मौका नहीं मिलता है नहीं, चीजें नहीं। शेयर करने का। जहाँ तो- अप्रिशिएट करने का मौका मिले और वो डिजर्व कर दे, वो क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल। सो टच वुड यार, लकी तो मैं भी इस चीज में हूँ आपकी तरह, बाकी सब भी बने भाई, अच्छे कर्म करो तो अच्छा ससुराल मिलेगा। यस यस। करेक्ट। सो अभी जर्नल डिस्कशन के बाद थोड़ी सी मैं टिपिकल बातें आपके साथ करना चाहती हूँ, जो हम पुलिस की प्रोफेशन में, मतलब लोगों को भी बहुत क्रेज है जानने का। सो सबसे बड़ा कॉमन साइबर फ्रॉड क्या रहता है पुलिस केस में, और आपने क्या देखा है, थोड़ा आपकी लाइक एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? जो फ्रॉड्स आते हैं मतलब डेली के हिसाब से आते हैं, इतने Daily? फ्रॉड्स हो रहे हैं, मतलब बोल सकते हैं मगर महीने में 7, 8, 10, 12 फ्रॉड्स तो आ ही जाते हैं कि लोगों के अकाउंट से पैसा जा रहा है। क्या क्या क्यों लोग ओटीपी दे रहे हैं, क्यों लोग अवेयर नहीं है, मुझे ये समझ नहीं आता। मुझे हर चौथे 5वें दिन एक फ्रॉड कॉल आती है मुझे, तो सोचो आपको खुद को भी आती है? मुझे खुद को आती है। ओह माय गॉड। और सो आपको कैसे पता चलता है, आप थोड़ा बताओ ऑडियंस को ताकि वो जज कर सके। जैसे मुझे जो कॉमन आजकल आ रही है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो मुझे मैंने एक रील भी डाली थी, उस पे मैंने एक प्रोडक्ट बाय किया और उस कंपनी की तरफ से मुझे फोन आता है कि आपको हम 5 लाख रुपए गिफ्ट दे रहे हैं। हमने कुछ लोगों को चुना है, जैसे आप हिमाचल से हो, हर स्टेट से हमने एक एक लोगों को चुना है। उनको ये भी पता है आपका सब कुछ? उनके पास मेरा फोन नंबर और एड्रेस भी है। तो मैंने उनको बोला सबसे पहले कि जस्ट उनका बताती हूँ पहले। उन्होंने मुझे बोला कि आपको हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं और आपको एक फॉरेन टूर दे रहे हैं। हमने पूरे हिमाचल में एक आपको चूज किया है और पूरे इंडिया से सारी स्टेट से हमने एक एक को चूज किया और आपका लकी ड्रॉ निकला है क्योंकि आपने ये प्रोडक्ट बाय किया है। तो सबसे पहली बात कि कोई इतना वेला नहीं है, किसी के पास इतना पैसा नहीं है। इवन अगर मैं किसी को ऐसे क्यों टूर दूंगी फॉरेन का, मैं खुद नहीं चली जाऊंगी। करेक्ट। हाँ, इतना वेला पैसा किसके पास है? किसी के पास नहीं है। तो सबसे पहले तो वहीं पे आपका दिमाग मतलब होना चाहिए, एक बार ना बेल बजनी चाहिए दिमाग में कि ऐसा मतलब कोई यहाँ पे कोई वो तो नहीं बैठे हैं दान करने के लिए, है ना, कि कोई अपना पैसा, किसी के पास इतना फालतू का पैसा है कि वो आपको ऐसे ही दे रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको मेरा नाम पता है? बोलते हाँ, और फोन नंबर तो उनके पास था ही। मैंने बोला एड्रेस पता है आपको? बोलते जी मैं आपका एड्रेस पढ़ के बताती हूँ। पुलिस स्टेशन का एड्रेस बताया मुझे, मेरा जो मतलब मेरे कुरियर के लिए जो नॉर्मल एड्रेस देते हैं, हम अपने ऑफिस का एड्रेस देते हैं। डर भी नहीं रहे भाई? तो मैंने उनको बोला कि मुझे दोबारा फोन मत कर दियो, वहीं लटका दूंगी तुझे। तो अब मुझे तो ये आइडिया हो गया, बट ऐसे मुझे 2-4 कॉल आ चुके हैं सेम इसी तरह के। अरे यस। और एक आजकल जो कॉमन फ्रॉड चला है कि आपको आपका जो पार्सल है उसमें आपके कुछ इलीगल चीज मिली है ना, तो आपको हाउस अरेस्ट पे रखा जा रहा है। तो वो आप जस्ट वो कॉल आप अटेंड ही मत कीजिए। मुझे एक दिन मेरे पड़ोसी का कॉल आया कि दीदी मुझे क्या बोल रहे हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो बंद किया जा रहा है, 2 घंटे के अंदर आप 9 दबा दीजिए अगर आप चाहते हैं वो बंद ना हो। तो ये भी एक कॉमन फ्रॉड है, ठीक है। तो उसने क्या किया, लड़के ने उसने 9 प्रेस कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद बोले आप अपना आधार नंबर दीजिए, आपका नंबर इलीगल एक्टिविटीज में है, आपको अरेस्ट किया जाएगा। और वो उसको कंटिन्यू वीडियो कॉल कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो वेट कर रहे हैं, कॉल पे कॉल कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, आपको हाउस अरेस्ट पे कर देते हैं कि मतलब आपको बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अपना वाईफाई ऑफ कर दो, अपने सिर्फ फोन पे डाटा ऑन रखो, बाकी लोगों का फोन उठाना बंद कर दो। और वो ऐसा नहीं है, वो मतलब प्रॉपर यूनिफॉर्म में बैठे होते हैं। आपने आजकल फोन पे भी सुना होगा कि अगर आपको कोई ऐसे कॉल आते, हर कॉल से पहले एक वो कैंपेन चला है। तो वो क्या करते मतलब वो सेम इसी के प्रिवेंट करने के लिए है। तो क्या होता है, अब तो पुलिस वालों को भी लोग, अगर हम पुलिस वाले भी किसी को फोन करते हैं ना, तो लोग मतलब इतने अच्छी बात है अवेयर हो गए कि आप फ्रॉड है। हाँ नहीं होता है, पर नहीं फिर बताना पड़ता है कि भाई हम सही में असली वाले बोल रहे हैं। हाँ। तो क्या है कि इनसे बचना, अगर आपको कोई ऐसा कॉल आ रहा है ब्लॉक कर दो नंबर, कुछ नहीं होगा। अगर आपको लग रहा, अगर आपको कोई हाउस अरेस्ट पे कभी कोई पुलिस वाला रखेगा ही नहीं, करेक्ट, कभी नहीं रखेगा कोई पुलिस वाला कि आपको हाउस अरेस्ट पे अरेस्ट कर रहे होंगे आपको, तो आपके घर आके पुलिस वाले आपको अरेस्ट करेंगे। हे भगवान। इवन वो इतने प्रोफेशनल होते हैं, पीछे से ना पुलिस का वो सायरन होता है ना, वो बज रहा होता है, आप आसपास से आवाजें आ रही होती है, इतने प्रोफेशनल होते हैं वो। कहाँ है भाई? आप बिलीव, आपने एक रील देखी होगी रिसेंटली, फनी रील थी काफी,
तो एक लड़की को फोन किया कि हम यूपी से मुंबई आ रहे हैं, और वो रिकॉर्डिंग उसने लड़की ने डाल ली थी, तो पीछे से ना सायरन की आवाज आ रही है, पुलिस की बात करने की आवाज आ रही है, वो पुलिस वाला साथ में किसी और से भी बात कर रहा है, जैसे जनरल टॉक करते हैं ना, तो बोल रहे हम मुंबई आ रहे हैं आपको अरेस्ट करने के लिए। तो वो लड़की का रिप्लाई बहुत ही फनी था, साथ में मोमोज भी लेते आना रास्ते में ना हम, तो मतलब वो समझ गई। बट बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी इस फ्रॉड में फंस चुके हैं। तो इन चीजों से मतलब अगर कोई आपको फोन पे ऐसा बोल रहा है ना, फोन आ रहे, इवन मेरी मम्मी को फोन आया अच्छा कि आपके बेटे ने एक लड़की का रेप करके, साथ में 2 लड़के हैं, और उनको उसका रेप करके उसका मर्डर कर दिया है। मेरे मम्मी अकेले रहते हैं और मेरा भाई, आपकी रियल जो आपकी मदर, मेरे मदर है। हाँ। तो मम्मी ने बोला मुझे मेरी बात करवाओ। नहीं, हम आपकी उससे बात नहीं करवा सकते, आप उसको फोन मत करना, वो फंस जाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है ना, इंसान जब पैनिक होता है ना, उसका दिमाग यहाँ पे चलता नहीं है, वो सोचते हैं कि नहीं वो सच में फंस जाएगा। बट क्या होता है, यहाँ पे अपना दिमाग चलाना होता है कि क्यों उससे बात क्यों नहीं करें। ये तो कहीं भी नहीं है, जब भी मतलब कभी कुछ ऐसा होता है तो आप बात कर सकते हैं, कोई मतलब ऐसा रिस्ट्रिक्शन है नहीं। तो मेरी मम्मी ने वहां पे, मम्मी बहुत परेशान हो गए, पैनिक हो गए, बट मम्मी ने थोड़ा सा, भगवान की कृपा से मम्मी को थोड़ा सा मतलब अपने होश में आया, और मम्मी ने क्या किया, पड़ोसी के फोन से, क्योंकि मम्मी जहाँ पे, मेरी मम्मी पीजी चलाते, मेरी मम्मी पीजी में थे और मेरा भाई था घर पे, हमारे गांव में जो घर है, तो पीजी पे जो लड़की थी उसके फोन से करवाया। मम्मी ने सोचा कुछ तो हुआ है, तो मम्मी ने उसका फोन काट दिया। वो फोन नहीं काट रहा था, मम्मी ने वो वीडियो कॉल कट कर दी। देन मम्मी ने क्या किया, फोन किया वो लड़की के फोन से मोहित को। मोहित बोल रहा है मैं तो घर पे सोया हूं। तो फिर जाके मम्मी का मुझे फोन आया। मैंने बोला उस नंबर को ब्लॉक करो, आपको उस नंबर से बात करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये फ्रॉड नेक्स्ट लेवल है, प्रोफेशनल। मतलब मुझे नहीं पता, शायद इनकी वो इंस्टीट्यूट होगा, इनको कहीं से ट्रेनिंग मिलती होगी, पर ये नेक्स्ट लेवल प्रोफेशनल है। मैं बोल रही हूँ, बट इतना बढ़ क्यों रहा है, मतलब क्या इतना ज्यादा यार, मतलब पैसों का फ्रॉड इतना होता है, पैसों की। आपके जो फादर हैं उन्होंने मुझे मैंने उन्हें पैसे भेजने थे और उनके अकाउंट पे जा नहीं रहे हैं, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो, अपना गूगल पे दे दो, मैं आपको पैसे भेजता हूँ। वो पैसे भेजने हैं 4000, भेज देंगे वो 40,000, और फिर वो बोलेंगे कि ओ आपको 40,000 आ गए, आप मुझे इस अकाउंट पे पैसे ट्रांसफर कीजिए। तो फिर मैं तो ऐसा सोचूंगी कि ओ किसी ने मुझे मतलब 40,000 भेज दिए, मैं तो ब्लॉक कर दूंगी फिर। 36,000, हाँ 36,000 मुझे किसी को भेजने, हाँ। है ना। तो ऐसे से फ्रॉड होते हैं। और फिर ये क्या करते हैं ना, जब आप उनको पैसा भेज देते हैं ना, तो फिर अगर आप सोचते हैं कि वो हमने किसी एक ही अकाउंट में भेजे, वो जो जहां वो 36,000 गए हैं ना, वो 36,000 के पार्ट्स हो जाएंगे अलग अलग। वो क्या करेंगे, 3,000 इधर, 4,000 इधर, 10,000 इधर, मतलब डमी अकाउंट्स होते हैं इनके पूरे इंडिया में। तो आप उसको ट्रेस भी नहीं कर सकते। कितने अकाउंट ट्रेस करेंगे आप, 100, 200, कितने अकाउंट ट्रेस करेंगे, इम्पॉसिबल। ये बहुत वास्ट क्राइम है, इसको ट्रैक करना, इसको बहुत टफ काम है, बहुत टफ काम। नहीं तो इसको कंट्रोल कैसे करें? इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। कोई 100 में से कोई 2-3 केस, क्योंकि मान लीजिए 10,000 है, 10,000 में से 500 रुपए करके मैंने कितने अकाउंट में, 20-30 अकाउंट, 40-50 अकाउंट में मैं डाल दूं, कितने अकाउंट को। और वो जो 10 रुपए किसी के अकाउंट में अगर मैंने ट्रांसफर भी किए, मान लीजिए मैंने फ्रॉड किया, वो 10 रुपए अगर मैंने किसी के अकाउंट में ट्रांसफर भी किए हैं, वो उस अकाउंट से अगले 2-3 अकाउंट में 2-2 करके रुपए चले जाएंगे। कितने को, वो एक चेन बनी हुई है इनकी। अकाउंट क्या होते हैं इनके, डमी अकाउंट्स होते हैं। ये तो भाई बच के रहना पड़ेगा। आई डोंट थिंक इसका फ्रॉड कोई से, आजकल सबसे ज्यादा फ्रॉड से बच के रहने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा टॉपिक आएगा जिसमें ना गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए। नहीं तो भाई कितनी मेहनत की कमाई होती है लोगों की। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर किया है, बहुत सारे रूल्स निकाले हैं, बहुत सारे, बट ये इतना वास्ट है कि वो हर एक बंदे को, मतलब अगर यहाँ से, अगर हिमाचल से कोई फ्रॉड हो रहा है ना, तो वो नीचे जाके कन्याकुमारी तक जा रहा है, पूरे इंडिया में जा रहा है। इंडिया कितना बड़ा है, क्या इसीलिए हमारे को खुद से सेफ्टी रखनी पड़ेगी, इन फ्रॉड से बचना पड़ेगा। किसी को ओटीपी नहीं देना है, किसी को अपना कोई भी पिन नहीं देना है, अपनी कोई इन्फॉर्मेशन देनी नहीं। कॉल कट कर दो, ब्लॉक कर दो। 10 नंबर से कॉल आ रहा है, 10 नंबर को ब्लॉक कर दो। यहाँ पे आप बच सकते हो। अदरवाइज वो जो गया एक बार, वो गया। 2020 में मेरी मम्मी के अकाउंट से पैसा गया था 16,000,
और वो आज तक नहीं आया है। तो इवन मैं देखो खुद पुलिस में हूँ, हमारा खुद का नहीं आ रहा है पैसा। हाँ, हमारे खुद के साथ फ्रॉड हो रहे हैं। एक कंपनी थी चिट फंड करके, कुछ कंपनी थी, इतने सारे पुलिस वालों ने उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे। हाँ, कितना उनका 1-1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, किसी का 60,000 रुपया, वो कंपनी गायब है। तो ये जो पैसा है, मतलब आप भूल जाइए कि ये अपने से सबसे पहले सुरक्षा रखनी पड़ेगी कि हम किसी को ऐसी चीज में इन्वेस्ट ना करें जो ट्रस्टेड नहीं है, ये सोच के अच्छा ये 25 दिन में पैसा डबल करके दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब कोई किसी के लिए फालतू में दान करने के लिए नहीं बैठा है, कभी ऐसा नहीं होगा कि पैसा आपको डबल करके दे देगा, कोई ट्रिपल करके दे देगा, नो। आप तो कलयुग की रियलिटी बता रहे हो आज, सच में। Yes. तो बहुत बड़ा टॉपिक है, भगवान इस चीज से बचा के रखे सबको। Yes, और yes, मुझे भी प्लीज। हाय, ये तो सुन के भी बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या जेल जाने वाला हर एक पर्सन अपराधी ही होता है? नहीं, क्या होता है ना, जो कोर्ट होता है ना, वो हमेशा बोलते हैं ना इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो वही वाली बात होती है कि जब तक आपको किसी कोर्ट ने, हम कोई नहीं होते, हम कोई एविडेंस के बेस पे, कई मतलब बहुत सारी चीजों के बेस पे किसी को अरेस्ट किया जाता है, बाद में केस चलता है। अगर कोई अंडर ट्रायल है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो अंदर, मतलब वो अगर वो जेल में है तो वो अपराधी ही है, क्योंकि वो अंडर ट्रायल है। जब तक कोर्ट ने अपना फाइनल ऑर्डर नहीं सुनाया, अपना फाइनल फैसला नहीं सुनाया, तब तक आप उसको अपराधी घोषित नहीं कर सकते। नहीं तो फिर उसको जेल पे क्यों रखा जाता है जब तक कोर्ट ने? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर मर्डर का शक है, उसके वो अंडर ट्रायल है, कुछ ना कुछ एविडेंस तो होंगे जिस वजह से वो अरेस्ट हुआ है, कुछ ना कुछ एविडेंस मैच किए होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी। तो कई बार क्या था, अब किसी को भागने से प्रिवेंट करना तो पड़ेगा ही, और कईयों का पता होता है कि अच्छा इसने तो किया ही है, बट अब उसको अपराधी तब तक नहीं बोल सकते जब तक कोर्ट ने उसको घोषित ना कर दिया कि अब ये अपराधी है, अब ये इतनी सजा काटेगा। तो इसलिए वजह से यस। और ये सारा जो होता है, ये सारा कोर्ट के ऑर्डर्स पे ही होता है। मतलब आप तो सिर्फ आपका अरेस्ट करने का काम है। हम सिर्फ अपना काम करें, जो हमें ऑर्डर दिया गया है, जो लॉ के अंडर हम काम करें, जो लॉ बनाया गया है और जिस तरह से हमें बताया गया है कि इस तरह से लॉ जो बोलता है कि इस तरह से ये प्रोसेस होगा, उसी तरीके से वो काम होता है, उसके बाहर एक भी चीज नहीं। जैसे एक बड़ी फनी चीज होती है, जैसे हमारे पता नहीं हिमाचल में तो शायद यही बोलते होंगे, पर पंजाब या चंडीगढ़ एरिया में बोलते हैं पुलिस वालों को मामे, है ना? तो पुलिस विमेन्स को क्या बोलते हैं? मासिया। क्या बोलते हैं? मतलब ये एक स्लैंग है। हाँ, हिमाचल में बोलते हैं मामे, आगे मामे। नॉर्थ इंडिया में ये स्लैंग है और काफी फेमस है। तो मतलब अगर बाहर देखा जाए तो मतलब बोल सकते हैं मासी, बट फिर वही है कि मामे और मासी, फिर वो पटाखे भी मामे मासी, मतलब मामा भी उतनी लगाएगा, मासी भी उतनी लगाएगी। करेक्ट बिल्कुल। सब मासियां देख लो यही में पटाखे लगेंगे। जैसे विमेन सेफ्टी के रिगार्डिंग आजकल काफी चीजें मतलब चल रही है मार्केट में। सो आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग क्या ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स विमेन्स को या एक लड़की को फॉलो करने चाहिए? सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रिपेयर एंड अवेयर, है ना? हमेशा खुद को प्रिपेयर रखना चाहिए किसी भी सिचुएशन के लिए। अब मैं ये नहीं बोल रही कि आप कराटे सीख लो, है ना, हर लड़की नहीं कर सकती, पर अवेयर रहना हर लड़की के बस में है ना? हमेशा मेंटली खुद को इस बात के लिए प्रिपेयर रखो कि मैं जहां हूं मैं वहां सुरक्षित हूं। कभी भी आप ऐसे एरिया में मत जाओ जहां पे आपको पता ही नहीं है, फर्स्ट टाइम जा रहे हो, अकेली मत जाओ। कभी भी जा रहे हो, कभी जाना जरूरी है तो लोकेशन भेजो अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, किसी ना किसी को पता होना चाहिए कि आप कहाँ हो, आप कहाँ जा रहे हो। कभी ऐसे अपनी सुरक्षा के लिए, अब कई बार तो वुमेन मतलब इंडिपेंडेंस का भी हो जाता है कि ओके हम कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा अवेयर होना जरूरी है। हमारी फैमिली को अवेयर होना जरूरी है कि कल को हमारे साथ कुछ भी ऐसा हो जाए, हमारी फैमिली को पता तो हो कि हम कहाँ गए हैं, है ना? तो और हमेशा ऐसे, अगर आप कहीं ऐसे जगह में गए भी हो जहां आपको नहीं पता है, हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, सबसे पहले तो शाम के टाइम अंधेरे में, रात में कभी भी बाहर मेरे हिसाब से हमें नहीं निकले, क्योंकि नहीं है सेफ। अगर बेशक वो दिल्ली की बात हो, वो हिमाचल की बात हो, कहीं की भी बात हो, नहीं है सेफ। आजकल के टाइम में मैं नहीं बोल सकती कुछ भी सेफ है, नहीं है। इवन खुद पुलिस में होके
मैं खुद को भी ये बोल रही हूँ कि मैं आज अकेली नहीं आई हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, है ना। मतलब मुझे नहीं पता कि रास्ते में क्या हो जाता मेरे साथ आते आते। तो हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखो और हमेशा अवेयर रहो, आसपास के एरिया से अवेयर रहो, आसपास देखो। अगर आपको किसी का लग रहा है कि कोई गलत एक्टिविटी हो सकती है, ये एरिया कैसा है, अगर एरिया सुनसान है, कभी मत रहो सुनसान एरिया में अकेले, तो कभी मत रहो। और शोर करने से मत डरो, है ना, कि मैं अच्छा चुप रहती हूँ, साइड में चले जाती हूँ, मैं सेफ रहूंगी। नो, हमेशा ऐसे एरिया में जाओ जहाँ भीड़ हो, जहाँ कैमराज हो। अगर आप ऐसी सिचुएशन में गलती से फंस भी गई हो तो हमेशा कैमराज वाले एरिया में जाओ, बस स्टैंड चले जाओ, किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, किसी भीड़ वाले एरिया में चले जाओ। शोर मचाने से मत डरो, चीख जाओ, गालियां दे दो, कुछ कर दो, बट चीखो, ताकि आसपास के लोगों को पता चले कि आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पे आप सेफ फील नहीं कर रहे हो। करेक्ट, यस। और हमेशा अपनी लोकेशन तो मेन है, वो तो उसी हिसाब से चूज करो। और अपने फोन में हमेशा ऐसे नंबर्स रखो जो हेल्पलाइंस, है ना, हेल्पलाइन। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी ऐसी सिचुएशन में हूँ, घर पे फोन कर दिया, साथ में जो विमेन हेल्पलाइंस बनी हैं और अदर से पुलिस के अलग से हेल्पलाइंस बनी हैं, तो उस पे आप हमेशा कॉल करके बताओ ऐसे 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 सिचुएशन है, और हमेशा अवेयर रहो। अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर हमारा रहेगा, है ना, कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो हम बहुत सारे सिचुएशन से बच सकते हैं। करेक्ट, सबको यही फॉलो करना चाहिए, बिकॉज आजकल तो हिमाचली भाई दिल्ली बन रखा है जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं। आपकी मेकअप जर्नी में सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग पॉइंट क्या रहा है और ओवरकम कैसे किया आपने उसमें से? मेकअप जर्नी में सबसे पहले तो ना मुझे टाइम की दिक्कत होती थी, बहुत टाइम की दिक्कत, क्योंकि पुलिस की जॉब का कोई पता नहीं, अभी जा रही हूँ 24 घंटे बाद आऊंगी ना, कोई पता नहीं है कि कब जा रही हूँ, कितने टाइम के लिए जा रही हूँ, कोई पता नहीं है। तो वो जो टाइम निकालना होता था ना, टाइम मैनेज करना, वो अपनी फिर वो लिटरली नींद गंवानी पड़ी कई बार। तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा होता था कि मैं रात को 12-1 बजे तक शूट कर रही हूँ, फिर सुबह जल्दी उठ जा रही हूँ 5-6 बजे, फिर उसको एडिट करके अगले दिन पोस्ट कर रही हूँ। तो वो नींद का जो मेरा साइकिल था, स्ट्रगल मेरा सबसे बड़ा यही रहा है। और अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, तो वो मेरा सबसे बड़ा। और तभी बंदा सक्सेस होता है, गेस रातें घिसने पड़ती हैं, नींद घिसने पड़ती है। यस। तो आप अपने मेकअप, जैसे आप आर्टिस्ट हो तो आप कहीं भी ट्रैवल करते हो, तो अपने पर्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स आप क्या लेके चलते हो, या टचअप में क्या चीजें रहती हैं आपकी? मेरे पास वैसे तो लिपस्टिक में रखती हूँ सबसे पहले, और बाकी टचअप के लिए मैं ऐसा कुछ खास रखती नहीं हूँ। मैं अभी भी, आज भी आई हूँ, मैं सिर्फ लिपस्टिक लेके आई हूँ। तो लिपस्टिक इंपॉर्टेंट है मेरे लिए सबसे ज्यादा। मैं कुछ भी ना करूँ, मेरे लिए लिपस्टिक इंपॉर्टेंट है। अगर लिपस्टिक भी नहीं है, एक टिंट है, एक टिंटेड लिप बाम है, दैट्स इट, वो रखते हो आप हमेशा। बिगनर्स जैसे जो मेकअप सीखना चाहते हैं, मेकअप उन्होंने सीखना शुरू किया है, सो उनको क्या आप टिप्स एंड ट्रिक्स दोगे, किस तरह शुरुआत करनी चाहिए? शुरुआत सबसे पहले एक अच्छा मेंटर ढूंढ के। आप 10 लोगों को देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, ये मेकअप कर रहा है, कोई अलग टेक्निक बता रहा है, कुछ कोई अलग बता रहा है, सबका मेकअप करने का तरीका अलग होता है। इवन मेरे मेंटोर का तरीका अलग होगा, मेरा कुछ डिफरेंट होगा, सबका अपना अपना तरीका है, अलग अलग। तो आप 10 लोगों को देखोगे और एक ही चीज 10 लोगों से सीखने की कोशिश करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले एक अपना मेंटोर चूज कर लो कि मुझे किस तरह का मेकअप पसंद है और मुझे किस तरह का मेकअप सीखना है। हर इंसान की मेकअप में भी अलग अलग चॉइसेस होती है। किसी को पारुल गर्ग का मेकअप पसंद है, किसी को शीना कौर का मेकअप पसंद है, किसी को सिमरन कौर का मेकअप पसंद है, किसी को भूमिका बहल का पसंद है। तो सबका अलग अलग टेस्ट होता है मेकअप में। तो अपना आप ये देखिए सबसे पहले कि मुझे किस तरह का मेकअप पसंद है। आपको जिसका मेकअप पसंद आया उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। देखिए कि वो कैसे मेकअप करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप किसी को देख रहे हो मेकअप करते हुए तो आपको मेकअप नहीं आ जाएगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट मेकअप में प्रैक्टिस ही है। हम 10 दिन 7 दिन जाके प्रोफेशनल कोर्स करके आ जाते हैं, उसके बाद हम घर पे बैठ जाते हैं, ओके अब तो हम ब्राइड्स करके आ गए हैं, हम मॉडल्स करके आ गए हैं, हम मेकअप सीख के आ गए हैं, अब हमको सब आ गया। नो, मेकअप आपको तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। मुझे मेरे फेस की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है ना कि मैं अब सिर्फ फोन में देख के, बिना शीशा देखे भी मेकअप कर लेती हूँ मैं अपना। सीरियसली? यस, मेरे को अपने फेस की बहुत आदत हो गई है क्योंकि अपने फेस पे बहुत मेकअप करती हूँ। तो जितने ज्यादा फेस पे आप मेकअप करोगे, जितने, जैसे आप, मेरा तो साथ में प्रोफेशन पुलिस भी है, तो मैं डेडिकेटेडली मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन सकती।
डेडिकेटेडली कुछ अलग गलत वर्ड हो गया। ठीक है। हाँ, तो मतलब मैं फुल टाइम मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो सकती। मैं ब्राइड्स भी वही लेती हूँ जो मेरे रिलेटिव्स होते हैं। मैं अच्छा, वैसे वैसे ऐसे मैं ब्राइड्स नहीं लेती हूँ। जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं सिर्फ उनका लेती हूँ। या फिर जैसे कोई मेरे फ्रेंड की फ्रेंड है, उसने रिक्वेस्ट कर दिया कि ठीक है आप मेकअप कर दो मेरा, या फिर मेरी फ्रेंड्स है, मेरी कलीग्स है, मैं सिर्फ उनका मेकअप करती हूँ। अदरवाइज मैं ऐसे किसी का मतलब मेकअप नहीं लेती हूँ। तो अगर आप फुल टाइम भी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आप जितने ज्यादा फेस पे मेकअप करोगे, जितने ज्यादा, क्योंकि सबका फेस डिफरेंट होता है, हर फेस पे अलग मेकअप होगा। तो मैं मतलब अभी भी मैं भी, क्योंकि मेरे अंदर वो मेकअप आर्टिस्ट तो है, मैं कहीं भी जाती हूँ किसी को देख रही हूँ ना, तो मतलब मान लो मैं कोर्ट ही चली गई, मैं किसी को वहां, मेरी नजर में कोई आ गया, कोई फेस आ गया, कुछ अनयूजुअल फेस आ गया, है ना। तो जैसे एक बार मेरे नजर में आया एक ट्राइंगल फेस, तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसके ऊपर मेकअप कैसे होगा, इसके ऊपर, तो वो मेरे माइंड में चल रहा है। तो वो क्या होता है ना, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत डेडिकेटेड मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं अपनी तारीफ करने की कोशिश नहीं कर रही। मैं ये बोल रही हूँ कि ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि आप किसी का भी फेस देखे ना, इवन मैं आपका फेस भी देख रही हूँ तो मैं ये सोच रही हूँ कि अच्छा आपके फेस पे ऐसे ऐसे मेकअप होगा, आपके फेस पे ये अच्छा लगेगा। तो वो प्रैक्टिस और वो हमेशा अपने काम के बारे में सोचते रहना, वो चीज आपको हमेशा आगे लेके जाएगी। मैं आपको क्या बताऊं, आपने मेरे फेस की बात करी, मेरे को मेरी शादी करोगे भूत बना दिया मुझे। मैंने कहा भाई इतना ओवरलोडेड मेकअप, इतना भर भर के काजल, आईलाइनर तो आधी आधी आंखों तक, मैं इतनी गंदी लग रही थी ना, मेरे को लग रहा था, मैंने इनको बोला दोबारा शादी कर लो यार, मैं इतनी गंदी पिक्चर्स आती है। मैंने आप कभी भी देखना, मैंने कहीं अपनी शादी की पिक्चर नहीं लगाई है, कहीं भी नहीं। मैंने उसको मतलब इतना गंदा, हाँ एक एंगेजमेंट की लगी, वो मैंने खुद ही कर रहा था, लिपस्टिक लगा ली थी, हल्का हल्का लाइनर लगा लिया था, बस ऐसे थोड़ा सा टचअप दिया था। मैंने कहा यार ये ज्यादा सही था, मैं खुद ही कर लेती इससे अच्छा। एक्चुअल में क्या होता है ना कि हम लड़कियां गलती करती हैं, ये क्या बोलते हैं ना, अधूरी नॉलेज ना डेंजरस होती है। तो आजकल लड़कियों का मतलब मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी लड़कियों को, जो कोई अगर मेकअप आर्टिस्ट चूज कर रहे हो ना, तो पहले उसका काम देखो और देखो कि उसमें खुद को इमेजिन करके देखो कि मैं क्या इस मेकअप में अच्छी लगूंगी, क्योंकि सबका स्टाइल अलग होता है। तो अगर आपने किसी ऐसे मेकअप आर्टिस्ट को चूज कर लिया, बेशक वो स्किल्ड है और उसका वो स्टाइल नहीं है जो आपको पसंद है, तो आपको वो पसंद ही नहीं आएगा। मतलब मैंने जो अपना ब्राइडल मेकअप किया था ना, जैसा मैंने सोचा था ना अपनी इमेजिनेशन में, मेरा मेकअप वैसे निकल के आया। क्यों? क्योंकि वो मेरा स्टाइल है, मैंने वो सोचा था। अब किसी ने कुछ और सोचा है, क्योंकि आजकल इतने फिल्टर वाले इंस्टाग्राम पे मेकअप चल रहे हैं, बस इसी से मैं भी फंसी थी। तो लड़कियां बेवकूफ बन जाती हैं। वो सोचती हैं कि मेकअप, मेरी इतनी खराब स्किन है और मेरे पे कोई भी मेकअप करके जादू कर देगा। ऐसा नहीं, अगर आपकी स्किन पे टेक्सचर है, आपके इतने डार्क सर्कल्स है, इतने सारे पिंपल्स हैं, छोटे छोटे दाने हो रखे, वो मेकअप से नहीं छुपेंगे। वो आपको वो चीज एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। मेरे तो रोना आता है भाई मेकअप, मतलब मैं तो सोचती हूँ लोग फंसना नहीं चाहिए भाई, तुम पहले देख लो, जान लो, उसके बाद ही। और ये मैं भी पिक्चर्स के चक्कर में पड़ी, फिल्टर वाले तब बहुत चला था इंस्टाग्राम, और वहां पे उसने बना रखा था भाई। मैंने भी अच्छा, आपने पैराडाइज का नाम पता नहीं सुना है, यानी कांगड़ा में बहुत फेमस है पैराडाइज, वो वहां पे काम करती थी। मुझे क्या पता था, वहां पे उसने मुझे घर पे बोला कि ये होता है ना कि यार सलून में तो उनको पेमेंट मिलेगी, उनको फुल पेमेंट वो देनी पड़ेगी। तो मुझे बोला था मैं घर पे, आप मेरे घर आना ना, ये बस वहीं पे मेरा कांड हो गया। मैंने कहा पैसे बचाने के चक्कर में सत्यानाश फेर लिया अपनी शादी का। सब मुझे बोल रही हिमानी क्या कर रहा है, मैं कहा हो लिया बेटा, अब तो शादी तो कर लो बेटा। मेरे हस्बैंड सिंदूर लगाते वक्त मुझे क्या बोले, हिमानी भूतनी लग रही है। भूतनी? मैंने कब Oh, no. तो उस दिन से मैंने सोचा कि भाई कभी लाइफ में मेकअप करवाऊं तो ऐसे करवाऊं कि भाई जो सच में एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल हो। ऐसे किसी के पास नहीं। बट जैसे आपने पारुल गर्ग के बारे में बात करी है ना, मैंने कुछ इंस्टाग्राम में देखा है, जैसे उनको बोला जाता है कि उनसे बुकिंग चार्जेस, उनसे मेकअप करवा रहे हैं तो उनकी बुकिंग चार्जेस है 50,000 रुपीज। तो डू यू थिंक ये एग्जिस्ट करते हैं भाई कि इतना पैसा वेस्ट करना चाहिए मेकअप पे? नहीं करना चाहिए, सीरियसली। ये सिर्फ नाम है। हम क्या करते हैं, बड़े बड़े नाम सुन के हम सोच लेते हैं कि ये बड़ा नाम है तो ये तो मैजिक कर देंगे। ऐसा नहीं होता। आपके फेस पे डिपेंड करता है, आपके
जो सामने वाले की स्किल है उस पर डिपेंड करता है, बट आपके फेस पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। और आप किस तरह से अपना स्किन केयर करते हो, आपका किस तरह का फेस है, टेक्सचर कितना अच्छा है, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर कोई बहुत सारे पिंपल वाली लड़की भी होगी ना, मैं पिंपल वाली लड़कियों को यहाँ क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, होते हैं पिंपल्स, बट फिर वो चीज एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा ना कि अगर मेरे फेस पे इतने सारे पिंपल्स हैं, इतने सारे गड्ढे पड़ रहे हैं, तो मेरा मेकअप वैसे नहीं आ सकता जैसे पिक्चर मैंने देखी थी और पारुल गर्ग ने वो की थी। पारुल गर्ग भी वो मैजिक नहीं कर सकती। Correct. अगर वो फिल्टर लगा दे तो वो उनका अपना पर्सनल है, वो मैं नहीं बोल सकती, बट वो नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, क्योंकि मैंने भी देखा है, दिस इज वेरी ह्यूज अमाउंट है ना। Yes. 50,000 भाई, इतने में तो कोई बंदा लहंगा वहंगा लेके भी फ्री हो जाए। बट ये बहुत ज्यादा है आजकल की। भाई मेकअप आर्टिस्ट कितने पैसे लेते हैं? काफी पैसे लेते हैं। हाँ, काफी पैसे लेते हैं भाई साहब, हेड्स ऑफ। तो आपने कोई ऐसा मिथ सुना है रिगार्डिंग मेकअप जो हर कोई फॉलो कर रहा हो? हाँ बिल्कुल। आजकल फिल्टर लगा के इतना लोग बेवकूफ बना रहे हैं, तो लड़कियां ये सोचती हैं कि मेकअप ऐसा ही दिखता है, बट एक्चुअल में जो रियल जो मेकअप होता है ना, वो बहुत डिफरेंट दिखता है। करेक्ट। जो जैसा हम कैमरा पे देख रहे हैं, क्या होता है ना, लड़कियां कैसे मेकअप दिखती है, ये मिरर है, मिरर के अंदर घुस के, है ना, वो मेकअप वहां पे वो पता चलता है कि मेकअप ऐसा है। दूर से मेकअप कुछ और दिखता है। अगर मैंने अभी जो मेकअप किया है, अगर कोई पास से देखेगा ना, वो लगेगा ओ यार ये मेकअप है, टेक्सचर है, हर एक चीज दिख रही होगी। बट अगर कोई दूर से इसको देखता है ना, तो क्या होता है ना कि हमेशा इस चीज में नहीं पड़ना होता आप लोगों को कि किसी ने अगर फिल्टर लगा के बिल्कुल स्मूथ एकदम मेकअप दिखाया है, तो वो मेकअप वो वैसा ही होगा। नहीं, वो फिल्टर मेकअप है। फिल्टर भी लगाते हैं कई, बट कई बार क्या होता है ना, जैसे मेरा मेकअप है, मैंने अभी तो कोई फिल्टर नहीं लगा रखा है, कुछ नहीं है ना, कि नजदीक से देखने पे और दूर से देखने पे मेकअप पे फर्क नजर आता है। फिल्टर एक थर्ड बात हो गई जो हम कर रहे हैं, बट मेकअप को नजदीक से देखना और दूर से देखने में फर्क है। तो ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। अगर आपकी स्किन इतनी स्मूथ भी है, बट आपकी जो फाइन लाइंस हैं, करेक्ट, आपकी जो आईज के पास रिंकल्स पड़ते हैं, फोरहेड पे आपकी लाइंस पड़ती हैं, वो तो वैसे ही दिखेगी, वो उन्हें चेंज नहीं आएगा। अभी क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ, मैं एक ब्राइड करने गई थी, तो मुझे ब्राइड ने बोला उसके लिप्स छोटे थे, ब्राइड्स बड़े कर दो, मतलब लिप्स बड़े कर दो। ब्राइड बड़ी कर दो। हाँ, ठीक है। कि मैं एक ब्राइड करने गई थी, तो वो मेरे ही गांव की है। तो क्या हुआ, तो सबसे पहले उसने मुझे बोला कि मेरे लिप्स छोटे हैं, लिप्स बड़े करने। तो लिप्स आप बड़े कैसे करोगे? उसको ओवरलाइन करना पड़ेगा आपको। मैंने कोशिश की जितना कम ओवरलाइन में कर सकती थी मैंने किया, और मैंने उसका बहुत सुंदर शेड बना के दिया, सेम टू सेम उसके लहंगे से मैचिंग, क्योंकि उसको रेड ही लिप्स चाहिए थे। तो अगर मैं होती, मैं तो वैसे न्यूड करती, बट उसको रेड चाहिए थे, तो मुझे तो ब्राइड के हिसाब से करने थे। तो मैंने थोड़े, मतलब उसके लिप्स लग रहे थे, बड़े लग रहे थे और अच्छे लग रहे थे। तो उसने बोला, उसने देखा मेकअप अपना, नजदीक से देखा कि नहीं ये तो बहुत ही ओवर लग रहा है। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, मैं ओवरलाइनिंग हटा देती हूँ। तो मैंने विदाउट ओवरलाइन के मैंने लिपस्टिक लगा, तो नहीं फिर लिप्स का कलर अच्छा नहीं लग रहा है। फिर मैंने उससे बोला कि बहन, कि मैं तुम्हारे लिप्स विदाउट ओवरलाइनिंग के, अभी मतलब मैं पर्स में इंजेक्शन लेके थोड़े ना आई हूँ कि मैं अभी फिलर्स लगाऊंगी तुम्हारे होठ बड़े हो जाएंगे विदाउट ओवरलाइनिंग। ओवरलाइन तो करनी पड़ेगी, करेक्ट, तभी आपके लिप्स थोड़े बोल्ड लगेंगे, बड़े लगेंगे। तो उसने वो पूरी लिपस्टिक हटाई, बोलते मैं खुद लगाती हूँ। मेरा दिमाग खराब, मैंने बोला ओके। मैंने अपना लिप लाइनर और अपने लिपस्टिक दी, उसने लगाई, और उसको वो पसंद नहीं आई। तो नहीं, इसको वैसे ही कर दो जैसे आपने पहले किया था। तो बहन मैंने वही तो किया था, मुझे पता था कि वो कैसे अच्छे लगेंगे। तो करेक्ट। तो लोगों को ये गलत फहमी है कि हम जो मतलब ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि क्या ना, मैं जब उसको दूर से देख रही थी, मुझे पता लग रहा था कि उसके लिप्स बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। पर क्या है ना, अब जब मैं नजदीक से देखूं तो वो ओवरलाइनिंग है, वो तो दिखेगी, होगा ही ऑब्वियसली। तो जैसे भी आपने ये शेड्स की बात करी लहंगा के साथ, है ना, तो मैं आपको कुछ शेड्स पूछती हूँ, आप बताना उसके ऊपर न्यूड अच्छी लगेगी या डार्क अच्छी लगेगी। जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है लहंगा। मैंने जो पहना था वो तो चलो ट्रेंड गया, बट बूढ़े हो गए हम लोग। बट एक था वाइन कलर। तो वाइन कलर में व्हाट यू थिंक, कि न्यूड अच्छा लगेगा या डार्क?
अब जो वाइन कलर का अगर लहंगा अगर डार्क है ना वाइन, तो कैसा होगा, तो उसके ऊपर हम एकदम डार्क लिप्स कर देंगे तो नहीं लगेंगे अच्छे। मेरे तो उस पे बिल्कुल अगर आप लाइट, वो डिपेंड तो वैसे ब्राइड पे ही करता है। अगर ब्राइड, मैंने नहीं बोला उसको, ब्राइड को अगर ऑरेंज लिप्स भी चाहिए ना वाइन इसके साथ तो करके देने पड़ेंगे। हाँ, तो पर अगर मैं बिल्कुल न्यूड शेड दूंगी, मैं एकदम ब्राउन कलर का लिप लाइनर लगाऊंगी, देन उसमें बहुत ही न्यूड सा शेड लगाऊंगी, वो बहुत सुंदर लगेगा उसपे। रेड, ब्लड रेड, उसपे भी वैसे न्यूड रेड सा शेड बहुत अच्छा लगेगा, बट ब्लड रेड मतलब वैसे इतना सुंदर कलर आता नहीं है। कई लेते हैं ब्लड रेड, हाँ, ज्यादा वो पहनते हैं ना, तो वो थोड़ा बहुत चटकीला भड़कीला सा, तो नहीं मतलब अगर ब्राइड को चाहिए अगर उसी तरह का तो मैं वो ही कर दूंगी। अदरवाइज अगर मैं अपनी चॉइस से दूंगी तो मैं उसको न्यूड कलर ही दूंगी, क्योंकि न्यूड कलर बहुत सुंदर लगता है। बहुत रेड में मैंने देखा बहुत सुंदर लगता है न्यूड कलर, बहुत। आजकल एक कियारा एडवानी का बहुत फेमस है पिंकिश लाइट पिंक, बेबी पिंक लहंगा, सो उसमें कौन सा आप अपने अकॉर्डिंग लिपस्टिक शेड लगाओगे? उस पे मैं लगाऊंगी लाइट पिंक सा ही कलर लगाऊंगी मैं, या फिर मैं थोड़ा ब्राउन में भी जा सकती हूँ। बिल्कुल न्यूड सा ब्राउन, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड साथ में आजकल एक ऑरेंज कलर का बहुत मैंने देखा कई लड़कियां ना पहन रही हैं, तो ऑरेंज लहंगा या ऑरेंज सूट में आप कौन सा शेड प्रेफर करोगे? ऑरेंज शेड में मैं बहुत ही लाइट शेड में जाना पसंद करूंगी। ऑरेंज शेड पहले बहुत ही भड़कीला सा शेड है, मतलब कलर है ना, तो उसमें मैं ऐसे कलर में जाना चाहूंगी जो बहुत ही कम हो, जैसे कि जैसे मैंने लगाया अभी, इससे भी लाइट में जाऊंगी, बट मैं ओवरलाइनिंग थोड़े डार्क से करूंगी, एंड देन अंदर में बहुत ही लाइट सा। हाँ, तो हमें डार्क शेड्स पे कब जाना चाहिए? डार्क शेड पे अच्छा मतलब कब, वो चॉइस पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी आईज जो है, आपने आईज हैवी की हुई हैं, तो आप डार्क शेड पे जाना नहीं रहेगा सही। और अगर आपने आईज लाइट की हुई है तो आप डार्क कर सकते हो, आप किसी भी चीज पे डार्क कर सकते हो, और मतलब वो तो फिर चॉइस पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मरून कलर का लहंगा है ना, तो आईज लाइट में करूंगी, बट अगर आपको उस पे लिप्स, मैं कर सकती हूँ मरून लिप्स जा सकते हो, उस पे बहुत अच्छे लगेंगे, मतलब थोड़े डार्क सा बोल्ड सा कर सकते हैं, अच्छे लगेंगे, बट फिर उसके लिए आपकी आईज लाइट होनी चाहिए। नहीं तो फिर ये कॉम्बिनेशन रहता है। यस, हाँ, करेक्ट। सो अगर आपको किसी सेलिब्रिटी का मेकअप करने का मौका मिलता है तो हु विल बी दैट? हाँ, वो होगी उर्वशी रौटेला। क्योंकि मैंने जब भी उर्वशी का मेकअप देखा है ना, फ्लॉलेस मेकअप है, तो इतना भर के मेकअप है ना, मतलब ऐसा लगता है कि पूरा फाउंडेशन जस्ट ऐसे किए बॉटल छिड़क दी है। उर्वशी के मेकअप आर्टिस्ट बोलेंगे भाई हमारा पत्ता। तो मैं चाहती हूँ कि बहन उर्वशी आइए, बैठिए, बहुत ही लाइट सा मेकअप करते हैं, बहुत ही नेचुरल सा मेकअप करते हैं। हाँ, वो पहाड़न है यार, फीचर बहुत अच्छे, बहुत सुंदर है। पर वो बहुत ही ऐसा मेकअप करती है ना, एकदम हैवी सा। बहुत हमें हमेशा एक जैसी लगती है वो। हाँ, सेम, चाहे वो ड्रेस कोई भी पहने, वो मेकअप उसका सेम है। हाँ, तो मैं उर्वशी पे मेकअप करना चाहूंगी। उर्वशी बी रेडी नाउ। या डर जाएंगे उसके मेकअप आर्टिस्ट की, भाई हमारा पत्ता साफ। कोई ऐसा वायरल हैक जो आपको लगता है बिल्कुल काम नहीं करता, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में? ट्रेंडिंग में था अभी, मतलब पहले थोड़े टाइम पहले था, अपने लिप्स को बड़े बनाने के लिए क्या कर रहे थे, पता नहीं क्यों वो ट्रेंडिंग हुआ था, शायद वो इतना गंदा हैक था, शायद इसीलिए ट्रेंडिंग पे था वो। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ग्लू लगा के अपने लिप्स को बड़ा कर, हाँ, यहाँ पे ग्लू लगाएंगे, लिप्स के ऊपर ग्लू लगाएंगे और लिप्स को बड़ा, ये नहीं टिकता, और ये पता नहीं किसने ये हैक किया होगा। बहुत बेकार हैक था, बहुत बेकार। और कोई ऐसा मोमेंट हो आपकी लाइफ में जब आप मेकअप कर रहे हो और आपने बड़ी सत्यानाश फेर दिया, बोला यार ये क्या किया, फिर आप चुपचाप हाँ ठीक है चलो पतली गली से निकलते बनो, ऐसा कुछ मोमेंट हुआ कभी? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, बट मैंने करेक्ट कर लिया था बाद में। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं अपनी फर्स्ट मॉडल करी थी, मैं मेकअप सीख रही थी, तो मैं फर्स्ट मॉडल करने बैठी और मेरे पास उस दिन 2 मॉडल थी, सबके पास एक मॉडल थी, मेरे पास 2 मॉडल थी, क्योंकि अब मैं अपने हिसाब से चल रही थी, क्योंकि मैं पुलिस में थी, तो मुझे मौका नहीं मिलेगा इतना मॉडल करने, क्योंकि जो तो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है ना, वो कर लेंगी मॉडल अपना टाइम निकाल के, बट मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने बोला कि मैं एक दिन में 2 मॉडल करूंगी, ताकि मुझे मतलब प्रैक्टिस भी ज्यादा हो जाए, मेरे पास कंटेंट भी ज्यादा हो जाए, है ना। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं 2 मॉडल करूंगी। तो मैं एक मॉडल जब मेरे पास बैठी हुई थी, उतनी दूसरी मॉडल आके बैठ गई कि जल्दी जल्दी करो। अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है। मैं जब मेकअप करने लगी, बीच में एक स्टेप छूट गया,
ओह, और वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। और मैं सोच रही हूँ इसका मेकअप ये ऑरेंज ऑरेंज क्यों दिख रहा है मुझे। फिर मुझे लगा ओ अच्छा ठीक है, मैं भूल गई। मैंने फिर से, मॉडल इतनी अच्छी थी, सिया, आई लव यू। और वो उसका नाम सिया था। तो नहीं मुझे हंसी ऐसी आ रही, बोले वो ऑरेंज ऑरेंज दिख रही थी, इतनी सुंदर थी वो। अच्छा, तो क्या हुआ, ठीक है दीदी रिमूव कर लो। देन रिमूव किया, देन फिर से वो मेरे पे टाइम की बम्बार्डमेंट होने लगी कि टाइम कम है, तुमको 2 मॉडल करनी है। वो प्रेशर आ गया और मैं फिर से वो स्टेप भूल गई। और ओह माय गॉड, यस, वो सेकंड टाइम भी वो मिस्टेक हो गई। पर मेरी मॉडल इतनी पेशेंस थी उस मॉडल में, बाय गॉड सिया सच में आई लव यू। उसने मुझे फिर से रिमूव कर दिया, क्योंकि मॉडल्स ना बोलते हैं ना थोड़ी थोड़ी नखरे वाली होती है, बहुत नखरे वाली होती है, जल्दी करो हम लेट हो रहे हैं, हमें कहीं जाना है, मतलब ऐसा होता है मॉडल्स का। बट वो कोई बात नहीं, वो उसने मेरा इतना साथ दिया ना। फिर थर्ड टाइम मैंने वो जब वो मेकअप किया, फिर वो मैंने ठीक है, और वो इतना सुंदर मेकअप निकल के आया था ना, मुझे बहुत पसंद आया था वो मेकअप। वो मेरा फर्स्ट मेकअप था ऐसे प्रोफेशनल उस पे। तो वो बाय गॉड मुझे डांट पड़ी थी मेंटोर से, क्या कर रही है अभी तक तेरा ये नहीं हुआ। बट हाँ वो मुझसे, मैं पैनिक हो गई थी और मुझसे, बट हाँ उसके बाद मेरी वो गलती नहीं हुई। हाँ नहीं, वो एक्सपीरियंस होता है हमारी लाइफ का, अच्छा ये होना चाहिए ताकि आगे से ना हो भाई, है ना। yes. अच्छा पहली बार में ही हो गया। सो एक प्रोसेस अगर मैं आपसे पूछूं डेली लाइफ में या ऑफिस जाते वक्त किसी को, अगर सिर्फ ओनली 3 प्रोडक्ट्स में आपको बोलूं तो क्या हम यूज करना चाहिए जिससे हमारा मेकअप बिल्कुल फ्लॉलेस और अच्छा दिखे, कि एक क्लासी लुक आए, तो क्या होंगे वो 3 प्रोडक्ट्स? सबसे पहले तो कंसीलर रख लो अपने पास। कंसीलर सारा काम कर देता है, आपका फाउंडेशन का काम, करेक्टर का काम। तो कंसीलर रख लो अपने पास, एक बहुत अच्छा सा, एक अच्छे से कंसीलर में इन्वेस्ट कर लो। देन उसके बाद अपने पास रखो एक टिंट, जिससे आपका, अगर आपने टिंट आईज पे लगाना है, आईज पे भी आई मेकअप भी हो जाएगा, ब्लश लगाना है ब्लश भी हो जाएगा, लिपस्टिक भी उसी से हो जाएगी, लिप्स पे हल्का हल्का टिंट लगा लो, डन। एंड देन अपने पास रख लो काजल। अगर आपके पास एक अच्छा सा काजल है, काजल लगाया, देन अगर आपको उसको स्मज करना है, स्मज करके उसको थोड़ा सा आई मेकअप भी कर सकते हो, नहीं करना है काजल लगा लो, एक अच्छा सा विंग निकाल के, यू आर गुड टू गो। हाँ नाइस। सोशल मीडिया से बात करते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो कंटेंट है उस पर काफी ट्रैफिक है, मतलब टचवुड इट्स वेरी गुड। लाइक मुझे खुद को लगता है कि भाई मतलब शायद आपका बोलने का तरीका, आपका प्रेजेंट करने का तरीका वो इतना अलग है। तो अगर आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ व्यूअर्स को बताना चाहो कि हम किस तरह सोशल मीडिया को हिट कर सकते हैं, तो प्लीज आप वो शेयर करिए। तो जैसे जो हमारे एज ग्रुप रहता है, मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर बनने की जर्नी शुरुआत 20 to 25 एज ग्रुप में होती है, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? मैं उनको एक ही चीज सजेस्ट करना चाहूंगी, सबसे पहले अपना टैलेंट ढूंढो। जो आपने भी नोटिस किया होगा, कुछ टैलेंटलेस लोग हैं, मैं ऐसे किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूँ, बट है, ये सच में है। करेक्ट। तो वो जस्ट रील बना के, फालतू की रील्स बना के, वो 8 दिन फेमस रहेंगे, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, उसके बाद उनका करियर ग्राफ चला जाएगा। मतलब वो अगर वो ये सोच के आ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि हम पैसा कमाएंगे, इससे वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर वो सोच रहे ना कि हमने फुल टाइम सोशल मीडिया करना है, इससे वो नहीं कर पाएंगे। आपको अपना कोई ना कोई टैलेंट डिस्कवर करना, और हर इंसान में एक डिफरेंट चीज होती है। करेक्ट। हर इंसान की एक स्पेशलिटी होती है। अगर आपने अपना वो चीज, टैलेंट ढूंढ लिया कि मुझे क्या करना है, मेरी क्या नीश है, अपनी नीश को पकड़ लिया ना, तो जैसे मेरी नीश है पुलिस वाली मेकअप आर्टिस्ट, डिफरेंट नीश है बहुत लोगों से। आई थिंक इंडिया में मुझे नहीं लगता कि कोई भी मतलब इस नीश पे होगा। नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। मैंने भी बहुत सोशल मीडिया देख ही रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई होगा। तो मैंने अपनी ये चीज अलग से निकाली, तो सब लोग इस चीज को देख के थोड़ा ऐसा हो जाते हैं, ओह अच्छा ये भी है। चाहे वो उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, वो उनकी सोच पे डिपेंड करता है। करेक्ट। तो अपने एक डिफरेंट नीश निकालो और उस पे काम करना शुरू करो। आप बेटर एकदम से नहीं हो जाओगे, धीरे धीरे आप उसमें बेटर हो जाओगे। करेक्ट। सो चलो, अब ये तो शुरुआत हो गई है ना, लोगों को पता है कंटेंट बनाना किस तरह है। अब आती है पैसे की बारी। भाई कंटेंट तो बनाएंगे, बट कुछ आगे स्कोप है या नहीं। सो आपको क्या लगता है कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों को मिला के किस तरह हम पैसे कमा सकते हैं और कितने कमा सकते हैं? YouTube बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर YouTube पे एक बार मोनेटाइज हो गया आप ना, तो फिर जिंदगी भर आपको पैसा लाके देगा। बट देता नहीं है इतना, मैं आपको बताऊं। हाँ, YouTube पे ना लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग वीडियोस होती है ना, उन पे ज्यादा बहुत अच्छा काम करती हैं। तो
YouTube पे अगर आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, तो YouTube पे आप बहुत अच्छा कर सकते हो। लोग इतने यूट्यूबर्स हैं, कितने लोगों की लाइफ बन गई है। करेक्ट। इतने लोग और यूट्यूब से कमा रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के पास तो इतना पैसा आ गया है यूट्यूब से कि अगर जितनी बार कुछ ना करें तो वो चल रहा है उनका। हाँ, पर उन्होंने शुरुआत बहुत पहले से करी, तो एक सस्टेन रहना आई गेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूट्यूब का एक्चुअली क्या होता है, मैंने 3 महीने पहले की बात है, मेरे 200 सब्सक्राइबर्स थे। एक रील हिट हुई, अभी मेरे पास 24 आई थिंक होने वाले हैं, 23.5 के मेरे पास हैं। तो 3 महीने में इतना मेरा इंस्टाग्राम पे 1 साल में भी नहीं हुए हैं, 1-1.5 साल में भी। यूट्यूब अगर एक बार हिट कर गया तो यूट्यूब बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। यूट्यूब का बहुत फेयर सिस्टम है सारा। बहुत सही बात बोली, बहुत अच्छा सिस्टम है यूट्यूब। कम दे रहा है बट जेन्युइन दे रहा है। यस, और यूट्यूब जो आपका कंटेंट है वो लोगों तक पहुंचाता है। एक्चुअली बहुत अच्छा एल्गोरिदम है यूट्यूब का। तो यूट्यूब बेस्ट है। इंस्टाग्राम आपको पैसा नहीं देता, इंस्टाग्राम पे आपको कोलैब के थ्रू पैसा आता है, ब्रांड के थ्रू। इंस्टाग्राम से भी आप बहुत पैसा कमा सकते हो, बट मेरे हिसाब से बेस्ट यूट्यूब है। अच्छा, दोनों कंपैरिजन किया जाए तो बेस्ट यूट्यूब रहेगा। क्योंकि इंस्टाग्राम पे क्या होता है ना, बहुत मेंटल प्रेशर आ जाता है आप पे कि ब्रांड कोलैब है ना, ये करके दो वो करके दो। मतलब आपको इतने लोगों से डील करना पड़ता है। अच्छा, आपकी पेमेंट आ रही है, आपकी पेमेंट नहीं आ रही है, ब्रांड ही भाग गया है ना। अच्छा, ऐसा भी होता है? बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, बहुत लोगों के साथ ब्रांड ने घोस्ट कर दिया है, ब्रांड रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो बीच में कहता ना वो दलाल बोल सकते हैं, पीओसी बोलते हैं, बट वैसे एक वो होते हैं जो एजेंसीज होती है। वो क्या करती हैं, अगर आप मान लीजिए आपके पास 50K और 100K के आसपास आपके फॉलोअर्स हैं, आप एक अच्छा पैसा ले रहे हो, ठीक है, तो अगर आप एक रील का 20,000, 30,000, 50,000 भी ले रहे हो, है ना, आपकी रीच बहुत अच्छी है, तो बीच में जो एजेंसी है ना, वो आपका 90% पैसा जो है वो खुद खा लेंगे, वो ब्रांड को ज्यादा बताएंगे और वो कमीशन ज्यादा खाते हैं। मतलब पीओसी बोलते हैं नहीं हमें तो सिर्फ 2-3% मिलता है, हमें तो सिर्फ 10% मिलता है। ऐसा नहीं होता, पीओसी सबसे ज्यादा पैसा खाते हैं। ये जो बार्टर कर रहे हैं ना, जो छोटे क्रिएटर्स हैं जो बार्टर कर रहे हैं, इनसे ये इतना पैसा खा रहे हैं कि मतलब अपने बंगले खड़े कर चुके हैं। और बेचारे जो छोटे क्रिएटर्स हैं वो रील बनाने में और बार्टर और फ्री के प्रोडक्ट्स में रह जाते हैं। तो ये जो पीओसी है इनसे हमेशा बच के रहना चाहिए। बात करो डायरेक्ट ब्रांड से करो, और पीओसी से तो हमेशा बच के रहो। और बार्टर तो सीरियसली मत करो, आपकी रीच अच्छी है ना, मत करो बार्टर, नहीं करनी चाहिए। ब्रांड बहुत हैरेस करते हैं ये जो पीओसी हैं। ब्रांड ज्यादा बेटर है ब्रांड से डायरेक्ट काम करना। बट अगर आप डायरेक्ट ब्रांड से काम कर रहे हो ना, तो इंस्टाग्राम पे बहुत पैसा है। करेक्ट। इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन का देना शुरू किया था उसने पहले, बट बंद कर दिया उनको। भाई इंस्टाग्राम पे भर के ट्रैफिक है, क्यों देंगे वो पैसे, लोग डाल रहे हैं। करेक्ट। जैसे अब मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा था, बहुत अच्छे व्यूज हैं, टचवुड, लाइक बहुत अच्छा एक बोलते ट्रैफिक क्रिएट कर रखा है आपने। तो आप एक अपना एल्गोरिदम बताओगे कि आप कौन सा फॉलो करते हो अच्छे व्यूज लाने के लिए? एल्गोरिदम इंस्टाग्राम हर दूसरे-तीसरे महीने चेंज कर देता है। अच्छा। इंस्टाग्राम बहुत चालाक है, उसको पता लग जाता है कि लोगों ने कहाँ से हैक निकाल लिए हैं। अच्छा। हाँ, तो क्या होता है, सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। इंस्टाग्राम 10 एल्गोरिदम भी ले आएगा, जितने मर्जी एल्गोरिदम ले आए, अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है ना, तो आप इंस्टाग्राम पे नहीं रह सकते। फिर एल्गोरिदम चाहे जितना इजी हो, जितना टफ हो, जितना पुराना हो, जितना नया हो, सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी है कि आप कंसिस्टेंट रहो। अपना टाइम पे अपना पोस्ट, ऐसा नहीं है कि डेली पोस्ट डाल रहे हो, बट एक दिन चलो छोड़ के डाल दो, है ना, पर स्टोरी डाल दो, कुछ ना कुछ डालते रहो। इंस्टाग्राम को एंगेज रखो बस, ताकि उसको भी पता चले कि भाई हम हैं। हाँ, इंस्टाग्राम को पता चलना चाहिए कि ओके पेज पे एक्टिविटी हो रही है कुछ, तो मतलब ये कुछ अच्छा है ना, कुछ क्रिएट कर रहा है, कुछ बताने लायक है लोगों को, तो तभी वो आगे लोगों तक ले जाता है। करेक्ट, दिखना चाहिए उसकी नजरों में। यस। सो अभी हम एक क्विक रैपिड फायर करते हैं। क्विक आप उसके आंसर्स देंगे। ओके। एज पर योर ओपिनियन, एक क्रिमिनल को पकड़ना या घर संभालना, कौन सा टफ टास्क है? टफ टास्क तो क्रिमिनल्स को पकड़ना ही है, क्योंकि आजकल लोगों के दिमाग बहुत शातिर है। करेक्ट। पुलिस की जॉब या मेकअप आर्टिस्ट प्रोफेशन, कौन सा बेस्ट है आपके लिए? ऑफ कोर्स पुलिस की जॉब। ओह वेरी नाइस। हमेशा। पैसा बनाना सबसे बेस्ट मीडिया
कौन सा है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब? यूट्यूब एनी डे। राइट। बेस्ट मेकअप प्रोडक्ट कौन से कंपनी का है, मामा अर्थ और शुगर? वैसे तो दोनों का ही मुझे पसंद नहीं है, बट बेटर शुगर है शुगर कंपैरेटिवली टू मामा? कंपैरेटिवली, हाँ। ओके। ज्यादा मेकअप प्रोडक्ट यूज करने से स्किन खराब हो जाती है? यस, ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, रैपिड फायर नहीं बोल सकते इसको, हो सकती है अगर आप मेकअप अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे हो, आप एक्सपायर्ड प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। जब भी आपको मेकअप क्लीन करना है हमेशा क्लेंजिंग कीजिए, देन फेस वॉश कीजिए। अगर आप सोच रहे हो कि फेस वॉश करने से आपका मेकअप निकल गया, तो आपके फेस पे इतना डर्ट और इतना सब कुछ, क्योंकि आजकल जो मेकअप है ना वो ऐसा आने लग गया है जो हमेशा स्किन में सेटल हो जाता है, तो मेकअप निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाटर प्रूफ मेकअप है। तो अगर आप वो फेस वॉश से निकालने की कोशिश करोगे तो नहीं निकलेगा और स्किन खराब होगी। अगर आप स्किन को अच्छे से क्लीन करते हो डबल क्लेंजिंग करके, तो फिर आपका फेस खराब नहीं होगा। मैंने कहीं देखा है कि मेकअप को क्लीन करने के लिए कहीं ना कोकोनट ऑयल लेके थोड़ा स्क्रब करते हैं फेस पे, तो उससे आपको लगता है क्लीन होता है मेकअप? मेकअप क्लीन हो जाता है, बट कोकोनट ऑयल एक सेफ ऑप्शन नहीं है। कई लोगों को सूट होता होगा, आई डोंट नो, बट कोकोनट ऑयल फेस के लिए सच में अच्छा नहीं है। सीरियसली? नहीं अच्छा है, अपने बालों पे लगा लो, बट क्या होता है ना, वो जो ऑयल अगर आप फेस पे लगाते हो, नहीं है फेस जो ऑयल जो है, अगर ड्राई स्किन वाले लगा रहे हैं उनको सूट हो सकता है। आपकी ऑयली स्किन है, आपके जो पोर्स में फंस जाएगा और आपके क्लॉग कर देगा सारे पोर्स को, और आपको पिंपल्स हो जाएंगे। सीरियसली? यस, ऑयली स्किन वाले तो ऑयल यूज मत ही करें, बेटर है। अभी मैं आपके साथ एक ट्रांसलेशन कुछ गेम खेलते हैं जिसमें आप बॉलीवुड डायलॉग्स में वो कुछ बताऊंगी, आप अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना, ठीक है? सबसे फेमस डायलॉग जो आजकल चल रहा है, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, हाउ यू विल रिलेट दिस? ओके, सो फनी। मैं भी सोच रही हूँ मैं क्या बोलूंगी, आगे पहाड़ी ना कांगड़ा की अलग है, फिर वो अपर साइड जाते जाते ना वो अपर साइड की कुछ अलग अलग बनती जाती है। सोचो कोई बात नहीं। पुष्पा झुकदा नहीं साला, पुष्पा नहीं झुकदा। सही बात। बसंती इन कुत्तों के आगे मत नाच। बसंती इन डुकरा सामने मत नाच। नच नच। यस, थोड़ा थोड़ा मुझे भी आ गया है ना, इतने है मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन कौन से पूछूं। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। सेम है, को सोचना पड़ेगा मुझे। नहीं, सोचो आराम से, क्या बोल सकते? नट सिमरन नट, जी ले अपनी जिंदगी। ल नहीं बोलती, जी ले अपनी जिंदगी। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। बड़े बड़े शहर दी इतनी छोटी छोटी बातें ओया करो। सेनोरिटा सेनोरिटा सेनोरिटा, वो ऐसे पूरा सेनोरिटा बोलते हैं ना, ऐसे स्पेसिफिक बना के। हम तुम्हारे अंदर इतनी गोलियां भर देंगे, कंफ्यूज हो जाओगी कि सांस कहाँ से ले और पौधे कहाँ से। ओके, ये सोचना पड़ेगा। लंबा डायलॉग है, बताना फिर से। हम तुम्हारे अंदर इतनी गोलियां भर देंगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से लें और पौधे कहाँ से। आऊं तेरे अंदर इतनी गोलियां भर दे मां, कंफ्यूज हो जाला। सांस कहीं तो लेनी कि पादना कहीं दो। ये सबसे सही लगा मुझे, है ना? वैसे करेक्ट, ये सबसे सही था। ये मेरी सोलन की है, मैं सोलन वाली। अच्छा, आप सोलन से? वैसे या सोलन से। अरे सोलन में कंडाहार में पढ़ी हूँ वैसे। मैं कंडाहार से ही हूँ। अच्छा, माय गॉड, वेयर? मैं वो वुमेन्स कॉलेज है पॉलिटेक्निक, वहां पढ़ी हूँ मैं। तो सामने कंडाहार स्कूल है, मैं वहां से +2 किया मैंने। अरे वेरी नाइस। मिले नहीं यार हम कभी, है? हमें तो बड़ी मुश्किल से आउटिंग में मिलती थी। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डॉन ना के पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सो अरे फिर से बोल दूं? नहीं, हाँ बोल दो। फास्ट बोला। डॉन ना के पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सो अरे वेरी नाइस। तो यहाँ हम अपनी हर एक चीज को फिनिश करते हैं। बस आप जाते जाते इतना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग किसी को देना चाहें तो प्लीज। अकॉर्डिंग मतलब मेरे डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग या फिर सोशल मीडिया, जो भी आपको लगता है। ओके, तो इतने प्रोफेशन है भाई, कौन से दे? सबका ही दे दो आप थोड़ा थोड़ा। क्या क्या डिस्कस करें, बहुत है डिस्कस करने के लिए। करेक्ट। ओके, अभी पुलिस की भर्ती आने वाली है, तो प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा। करेक्ट। तो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, पढ़ना पड़ेगा। ऐसे फ्री में पुलिस का एग्जाम नहीं निकलता है ना, कि हम वेले बैठे घर पे निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। देन सेकंड, मेकअप। हाँ, तो मेकअप प्रैक्टिस कर, देखो प्रैक्टिस हर चीज में लगती है। हाँ। बट अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं सस्ते प्रोडक्ट से अच्छा मेकअप कर दूंगी, नहीं, आपको मेकअप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
आप ऐसे सोच रहे हो कि स्किल ही सिर्फ जरूरी है, नहीं, यहाँ पे स्किल के साथ साथ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। करेक्ट। एंड देन थर्ड, सोशल मीडिया, कंसिस्टेंट रहो, ट्रू टू योरसेल्फ, खुद पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, बाकी ट्रोलर्स को भूल जाओ, वो आपकी ट्रैफिक बढ़ाएंगे, उनको याद करते वो रहो। आपके पास एंगेजमेंट लेके आएंगे। करेक्ट करेक्ट। सो थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा स्वीट स्वीट बातें करके। एंड आई विश कि आप अपनी लाइफ में और खूब तरक्की करो और हमारे पास पॉडकास्ट आते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच।